तो दलित पैंथर्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा करते हैं, मतलब कि इनका सीधा सीधा सही है। देखो, दलित पैंथर के नाम को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है ये दलित लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी गई है और इस ऑर्गेनाइजेशन को पैंथर बोला गया है। और द पैंथर इज द वाइल्ड एनिमल दैट इज क्रिएटिंग अ वर्स्ट थिंग फॉर नॉर्मल पर्सन, लाइक दैट दे आर sorry he was hunting the normal peoples who are lives in the villages। तो उन पर्सन्स के लिए डेंजर सिचुएशन क्रिएट कर रहा है पैंथर। तो इन्होंने अपना नाम दलित पैंथर इसलिए रखा है क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि आर्म्ड मूवमेंट कर रहे हैं। अब देखें, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन दलित यूथ ये इकट्ठे होते हैं महाराष्ट्र के अंदर 1972 में। इनका एम होता है फाइटिंग करना, मीन्स आर्म्ड फाइटिंग है, हथियारों से ये फाइट कर रहे हैं, फाइटिंग अगेंस्ट इंक्रीज्ड एट्रोसिटीज और दलित इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेट। मतलब कि कई जगह पे, कई पार्ट्स पे जो कंट्री के दलित के संग अभी भी छुआछूत की दिक्कत, मतलब छुआछूत की दिक जो बन रही थी उस वक्त में, या फिर दलितों को दबाया जाता या दलितों के साथ भेदभाव हो रहा था, उस चीज के लिए दलित खड़े हुए। इसमें हमने देखा कि कुछ पोइट्स भी होते हैं, कुछ ड्रामिस्टिक भी होते हैं जो कि इन बातों को दर्शाने के लिए अपने ड्रामा में, अपनी पोएम्स में, अपनी बुक्स में, नॉवेल्स में इन बातों को लिखते हैं। लाइक दैट अ मराठा पोइट नोन एज द नामदेव धराल, नामदेव धराल ने एक पोएम लिखी जिसमें उन्होंने कहा वी आर गोइंग फॉर सन लाइक सनफ्लावर। इस लाइन को जो उन्होंने लिखा, इसको देखकर अगर हम देखें, इसको एक नॉर्मल बेसिस पे पढ़ें हम, तो हम इस पे ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम लिटरेचर प्रोस्पेक्टिव से इसको देखने की कोशिश करें, देन वी हैव टू सीन दैट दिस लाइन इज मोस्ट डीपली लाइन एंड इट इज सेइंग दैट कि जो सनफ्लावर होता है, ये सनफ्लावर किस तरह खिलता है, जहां पे सन की मतलब सन की रेज आ रही है। अगर सन की रेज जहां पे आएगी और वो सनफ्लावर पे लगी तो वो सनफ्लावर खिल जाएगा। तो ये बोल रहे हैं, पोएट बोल रहे हैं इस लाइन में कि हम वहां जाएंगे जहां पे सन की रेज पड़ेंगी। वी आर गोइंग फॉर सन, हम सूरज की तरफ जाएंगे, एक सन की तरह, एक सनफ्लावर की तरह। ये बात कह रहे हैं ये मराठी पोइट। और दूसरे इसमें बी आर अम्बेडकर जी भी कहते हैं, क्योंकि बी आर अम्बेडकर जी को देवता माना जाता है दलित कैटेगरी में। और कहीं कहीं पर हमने, जैसे कि आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मैं आपसे कहूँ तो मे बी यू हैव सीन द फिल्म नोन एज द OMG 2। आपने OMG 2 मूवी अगर देखी है तो आपने उस मूवी में गौर किया होगा कि एंडिंग पार्ट में आते आते जब एक दलित के घर को दिखाया जाता है तो उस दलित के घर में वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी की पूजा कर रहे होते हैं, जो कि उसकी दीवार, दलित की दीवार पे जो उनकी तस्वीर बनी होती है, उनकी पूजा करते हैं वो। तो बी आर अम्बेडकर जी को वो लोग पूछते हैं, तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था डिग्निटी फॉर फ्यूचर, हिंदू कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा था कि डिग्निटी होनी चाहिए फ्यूचर के लिए, सबके लिए, सबको होनी चाहिए डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल। ये हर किसी के लिए होनी चाहिए। लेकिन हिंदू कास्ट जो है वो बेस्ड है सोशल स्ट्रक्चर पे। लेकिन जो हिंदू कास्ट है वो इस चीज को मान नहीं रही है, वो सोशल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। सोशल स्ट्रक्चर कहता है कि दलित हमेशा पीछे ही रहेंगे। तो इस चीज के लिए बी आर अम्बेडकर जी ने भी कहा, अपनी स्पीचेस भी कई बार कही, और हमने कई बार 8 क्लास में भी हमने पढ़ा होगा, और हमने थोड़ा बहुत अभी भी पढ़ा होगा, मीन्स 11th क्लास में, सॉरी 12th क्लास में आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री उठाई होगी तो आपने सुना होगा कि जो दलित्स हैं उन्होंने कई सारे मूवमेंट्स किए थे। और स्पेशली उन्होंने, उनका एक मूवमेंट था जिसमें उन्होंने मंदिरों में जा करके अपने आप को बताया कि हम भी हिंदू हैं तो हम भी पूजा कर सकते हैं। ऐसी कुछ चीजें हमने उस सीन में देखी थी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप मॉडर्न हिस्ट्री को जब पढ़ें तो उस पर पूरा फोकस दें, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना वो कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टस उसका यही है कि वो आज की जो हमारी इंडियन पॉलिटी है उसको डिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि इंडियन पॉलिटी इज नोन एज द सेकंड नेम ऑफ दिस पॉलिटी इज हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, history of Indian politics, and in the modern India we
seen, we understand, and we read about the history of India. That is to the same of both of these aspects. Both are the same, but are small or a quite difference in both of these books. अगर आप इन दोनों बुक्स को ध्यान से देखोगे ना तो दोनों बुक्स में बिल्कुल सेम सेम सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हाँ, अब हम देखें आगे की तरफ तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था उसके बाद एक्ट 1989, जिसमें हमने लिस्ट पनिशेबल देखा था, लाइक दैट आर्टिकल 17 इन फंडामेंटल राइट्स। क्या है आर्टिकल 17? हाँ जी, इसके बारे में आप बताना। आर्टिकल 17 क्या है? ध्यान देना, ध्यान से सोचो। अनटचेबिलिटी समथिंग कुछ है, याद आया? हाँ, तो हमने देखा था आर्टिकल 17 इन फंडामेंटल राइट्स। सर्च करना आप आर्टिकल 17, जो कि एससी और एसटी के लिए 1989 में लाया गया था। अब एंटी अरेक मूवमेंट, ये ये एक मूवमेंट हो गया, दलित पैंथर मूवमेंट। अब हमारा अगला मूवमेंट है एंटी अरेक मूवमेंट। ये एंटी अरेक मूवमेंट उन वुमेन्स के लिए जो कि डिमांड कर रही है कि अल्कोहल को बंद करो। देखो, नॉर्मली हम सोसाइटी में अगर जाएं देन वी हैव seen that in the society the most of the people that was the accept or follow the uh, that was the accept or follow the thing which is damage their lives, like the alcohol, like the tobacco's। तो इन लोगों ने जब गलत रास्ता पहले ही पकड़ लिया है तो इनके गलत रास्ते पकड़ने से इनके घर वालों को भी उस चीज में मुसीबतें फेस करनी पड़ती हैं। तो जो गांव का इलाका था, उस इलाकों में जो महिलाएं थीं वो काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि जो उनके हस्बैंड थे वो उस जगह पर काफी ज्यादा अल्कोहल को कंज्यूम करते थे। अब वो अल्कोहल को जो कंज्यूम करते थे तो वो काम भी कम करते होंगे, क्योंकि अगर आप सोचो तो देखो, अल्कोहल पीने के बाद उनका माइंड बिल्कुल ब्लॉक और वो कहीं ना कहीं ऐसे आवाराओं की तरह घूमते थे नॉर्मली। अब वो फालतू घूमेंगे तो जो महिलाएं हैं वो घर खर्च चलाने के लिए बाहर भी काम करेंगी और घर पे भी काम करेंगी। अब वो जो कमा के लाएंगी वो उनसे छीन लिया जाएगा, तो इससे घर कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और एक इंसान की वजह से पूरा घर तबाह हो जाता है। दैट इज द प्रॉब्लम, जो कि कहीं ना कहीं एंटी अरेक मूवमेंट के नाम से हमारे सामने आई। और इस एंटी अरेक मूवमेंट में उन महिलाओं ने ये संदेश दिया, ये चीज बताई कि आपको जो भी ये अल्कोहल तंबाकू ये चीजें बेच रहे हैं ना, ये चीजें बेचने को मना नहीं है, लेकिन बेचने का एक तरीका भी तो है। आप भर भर के इस चीज को बेच रहे हो और सोच रहे हो कि इससे कंट्री को फायदा है। अरे इससे कंट्री को फायदा है लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को तो डैमेज है, और ह्यूमन रिसोर्स को डैमेज है तो कहीं ना कहीं कंट्री को फ्यूचरली डैमेज हो सकता है इससे। तो इस चीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा, इसलिए एंटी अरेक मूवमेंट को हम इसमें देखते हैं। इन द 1990s वुमेन ऑफ दुबनगुंटा नाम की एक जगह पर, नालोर डिस्ट्रिक्ट में जो ये जगह है आंध्र प्रदेश के अंदर, इसमें वुमेन ने एडल्ट लिटरेसी ड्राइव ऑन अ लार्ज स्केल कई सारे लोगों को अल्कोहल कंज्यूम करते हुए परेशानी का शिकार बनते हुए देखा। वुमेन्स अगेंस्ट द हाई कंजप्शन ऑफ सेल ऑफ अल्कोहल बाई मैन। वुमेन्स अगेंस्ट जो हाई सेलिंग हो रही है अल्कोहल की, बहुत ज्यादा सेल हो रहा था उस वक्त में अल्कोहल इस विलेज के अंदर, दोबंगुंता विलेज, जो कि नालौर डिस्ट्रिक्ट में था आंध्र प्रदेश के अंदर। वुमेन अफेक्ट सोशली, इकोनॉमिकली, मेंटली और फिजिकली इश्यूज ड्यू टू द सेलिंग ऑफ अल्कोहल। अगर आप खुद सोचो, देखो सोशली इफेक्ट होगा क्योंकि इंसान की गलतियों की सजा वुमेन को देखनी है। इकोनॉमिकली इफेक्ट होगा क्योंकि जो घर में का पैसा है वो बाहर फालतू की चीजों में जा रहा है। मेंटली इफेक्ट होगा कि घर फ्यूचर में क्या होगा उस चीज के लिए। और फिजिकली कि जब इंसान गलत चीज में जाता है तो वो अपने ही रिश्तेदारों को फिजिकली टॉर्चर भी करता है। तो यही चीज हमको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये एंटी अल्कोहल मूवमेंट, इसे जिसे हम कह सकते हैं एंटी अरेक मूवमेंट, इसे लाया गया। और ये टॉपिक केम इन चिपको मूवमेंट, ये टॉपिक चिपको मूवमेंट के साथ साथ ही देखने को मिला कि चिपको मूवमेंट जो 1773 में हुआ था उसी के साथ साथ में कहा गया कि ये चिपको मूवमेंट का ही सेकंड वर्जन है, जो कि है एंटी अरेक मूवमेंट। क्योंकि हमने अभी आपने देखा, ये देखिए अपन ने देखा था कि चिपको मूवमेंट जो था हमारा, इसमें अगेंस्ट कॉमर्शियल कटिंग और लॉगिंग ऑफ ट्रीज तो था ही, साथ ही साथ में इसमें था एंश्योरिंग इकोनॉमिक, सॉरी ये नहीं, ये नीचे देखिए, लोकल डिमांड मिनिमम वेजेस
नेसेसिटी ऑफ लोकल इन फॉरेस्ट, वुमेन डिमांड नॉट कंज्यूम हाई अल्कोहल फॉर प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। इसमें ये जो डिमांड है, ये डिमांड एक सब डिमांड है जो कि एंटी अरेक मूवमेंट में फिर से दिखाई गई। तो एंटी अरेक मूवमेंट इज नोन एज अ पार्ट ऑफ चिपको मूवमेंट पार्ट सेकेंड और मे बी पार्ट 2.0। तो इस तरह से पूरे का पूरे ये मूवमेंट हुए। अभी तक हमने 3 मूवमेंट्स पढ़े हैं। हमने मूवमेंट्स पढ़ा है चिपको मूवमेंट, हमने पढ़ा है कि किस तरह से ग्रुप मूवमेंट मतलब पॉलिटिकल पार्टी मूवमेंट्स होते हैं और नॉन पॉलिटिकल पार्टी मूवमेंट्स होते हैं। हमने पढ़ा है दलित पैंथर मूवमेंट और अगला हमने पढ़ा है एंटी अरेक मूवमेंट। अब हमारा अगला मूवमेंट आता है जिसे हम कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। दैट इज द फेमस आंदोलन विच वॉज बी रीडिंग अबाउट इन द बुक। हमने बुक में कई बार इस मूवमेंट्स को पढ़ा है। नर्मदा बचाओ मूवमेंट एक बहुत बड़े स्केल पे किया गया था। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था टू डेवलपमेंट, मतलब गवर्नमेंट का डिसीजन था कि वो डेवलपमेंट करेगी नर्मदा बचाओ। देखो आप सोचो एक बार कि हम डेवलपमेंट के नाम पर कभी कभी किन्हीं किन्हीं लोगों को अंडर डेवलप्ड छोड़ देते हैं। उसकी वजह सिंपल इतनी सी होती है कि आप किसी इंसान का जो कि एक जगह पे वेल सेटल्ड हो चुका है, अपने आप को बना चुका है, वो अगर उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाएगा तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा और उस इफेक्ट की वजह से वो अपना वर्क उस लेवल पे पहुंचाने में क्या पता मे बी वो कैपेबल हो या ना हो। तो इस चीज के लिए हम देख रहे हैं कि कभी कभी डेवलपमेंट किसी किसी के लिए अनडेवलपमेंट थिंग बन जाती है। देखिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था डेवलपमेंट। अब कैसे डेवलपमेंट होगा? गवर्नमेंट ने कहा था कि हम बनाएंगे डैम्स। डैम्स कैसे बनाएंगे, कितने बनाएंगे और कैसे कहाँ कहाँ बनाएंगे, ये बात आई। तो डैम्स की बात करी तो लार्ज डैम्स बताया कि हम गवर्नमेंट कहती कि हम 35 तो लार्ज डैम्स बनाएंगे, बड़े डैम्स बनाएंगे। कुछ 135 हम मीडियम डैम्स बनाएंगे और 3000 के आसपास हम स्मॉल डैम्स बनाएंगे। अब ये डैम्स करेंगे क्या? ये डैम्स उस जगह पर उस आसपास की जगह को सिंचाई में काम में मतलब सिंचाई के लिए कामगार होंगे। साथ ही साथ में वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। तो ये फायदा तो है, अच्छी बात है, लेकिन नुकसान क्या होगा इससे? इससे नुकसान ये होगा कि जो लोग हैं कई सारे, वो लोग एक डैम बनने के बाद, एक मीडियम और लार्ज डैम बनने के बाद उन लोगों की जो जगह है वो छीन ली जाएगी। क्योंकि एक मीडियम और लार्ज डैम अगर कहा जाए तो कम से कम 10 से 20 किलोमीटर तक का पूरा रेंज उसके लिए ले लिया जाता है उस डैम बनाने के लिए। और अगर कुछ भी ओवरफ्लो या अंडरफ्लो की सिचुएशन आती है तो उन लोकल रीजन्स पे ज्यादा इफेक्ट इस चीज का पड़ता है। अब गवर्नमेंट ने ये अप्रोक्स की लगा ली कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, लेकिन इस चीज से इफेक्ट किसको पड़ता है? इस चीज से इफेक्ट पड़ता है सोशली डिसएडवांटेज टू द विलेजर्स। विलेजर्स को सोशली डिसएडवांटेज है इसमें, क्योंकि उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है इसके लिए। रीलोकेशन ऑफ विलेजेस, विलेजेस की रीलोकेशन होती है, एक जगह से दूसरी जगह नए नए विलेजेस को बनाते, उसके लिए जंगल काटते। डैम्स यहाँ पे बन रहे हैं तो उन लोगों को जो अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाए तो वो उनको वहां पे सेट होने के लिए दिक्कत होगी। एटलीस्ट 2.5 लाख फैमिलीज थी इसके लिए। ये 2.5 लाख फैमिलीज है, ना कि लोग। पावर जनरेशन, पावर जनरेशन एक फायदा होता है उसमें कि पावर जनरेशन होती, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती, वाटर स्टोर और कंट्रोल फ्लड। हाँ, इसमें हम देखें कि रिजर्वॉयर बनाए जाते, वाटर रिजर्वॉयर बनाए जाते हैं जिसकी वजह से हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं और फ्लड की सिचुएशन अगर कभी बनती नर्मदा में तो उसको भी कंट्रोल कर लेते। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि वेयर द नर्मदा सिचुएटेड। ठीक है ना? नर्मदा कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। और नर्मदा किस तरह से बनी है 11th क्लास में हमने फिजिकल ज्योग्राफी में जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और माउंटेन माउंटेन ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा है, वो इसी चीज को शो करता है। अब दूसरी बात हम देखते हैं कि एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, मतलब कि इन 3 जगह पर ये डैम की बात होनी थी। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 3 जगह पर ही तो हम देखते हैं नर्मदा को, जो कि इंडिया को 2 हिस्सों में बांट देती है, विंध्याचल और नर्मदा रिवर। ये 2 ऐसे लैंडमार्क हैं जो कि इंडिया को नॉर्थ और साउथ में स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ते हैं। तो हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 3 जगह पर ये रिजर्वॉयर्स, ये डैम्स बनने थे। अब विलेजर्स का क्या होता है? विलेजर्स स्टार्ट मूवमेंट नोन एज द नर्मदा बचाओ आंदोलन।
तो ब्लेजर्स जो हैं वो स्टार्ट करते हैं मूवमेंट्स को, जो कि होता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। और ये मूवमेंट बहुत ज्यादा फेमस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। गवर्नमेंट उस वक्त के लिए अपने काम को रोक देती है और लॉन्च करती है और एस्टेब्लिश करती है एक नेशनल रिहेबिलिटेशन पॉलिसी को, जो कि पुअर्स के लिए स्पेशली बनाया जाता है। और इस पॉलिसी के तहत में वो कोर्ट से, मतलब इस पॉलिसी के तहत जब वो अर्जी करती है, मतलब जो इस आंदोलन के लोग हैं जो कि अर्जी करते हैं, तो कोर्ट कहता है कि डैम्स जरूरी हैं, लेकिन ये रिहेबिलिटेशन ऑफ ब्लेजर्स भी हैं। इसकी वजह से जो ब्लेजर्स हैं वो अपनी जगह से निष्कासित हो जाते हैं, अपनी जगह से उनको निकलना पड़ता है। तो ये भी गलत चीज है। पहले आप उनको सेट करो, उसके कुछ सालों बाद अगर आप सोच रहे हो कि हमें ये कुछ करना है तो करने की कोशिश करो। अदरवाइज आप ब्लेजर्स की, जो कि हमारे इंडियन सिटीजन है, उनकी इस तरह से दुर्गति नहीं कर सकते, उनको इस तरह से परेशान नहीं कर सकते। गवर्नमेंट से कहती है नर्मदा बचाओ आंदोलन के केस को सुनते हुए कोर्ट। ये देखिए, लिक्विड माफिया मेड टू हील एज वुमेन हिट बैक। ये आप पढ़िएगा, ये एंटी एरेक मूवमेंट के तहत में ही बात है ये, ठीक है। ये हमको बताती है द वुमेन ऑफ विलेजेस व्हेन द विलेजेस अटैक, सॉरी यहाँ से, द वुमेन ऑफ विलेज गुंधुर इन कालिकारी मंडल ऑफ चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट accused and resolved to put an end to an sale of अरैक in their villages। ये वही बात है कि अरैक मूवमेंट को दिखाते हो कि इस जगह पर जो लड़ाई हो रखी थी कि वुमेन्स को दबाया जाता है बिकॉज ऑफ वहां पे अरैक को बहुत ज्यादा मात्रा में सेल किया जाता है। तो वुमेन्स ने अपोजिट किया कि अरैक को सेल करना यहाँ पे या तो कम करो या फिर बंद करो। तो ये एंटी अरैक मूवमेंट का एक छोटा सा पोस्टर है जो कि उस वक्त में बनाया गया था। इसे आप खुद पढ़ना, ठीक है, ये अपनी बुक में अच्छे से दिखाया हुआ है। नाउ लेसन ऑफ फ्रॉम पॉपुलर मूवमेंट। देखो, ये पॉपुलर मूवमेंट हमने 4 पढ़े हैं, ठीक है ना। कौन कौन से पढ़े हैं, रिवाइज करो, कौन कौन से पढ़े हमने चिपको मूवमेंट पढ़ा है, जिसमें हमने बात उठाई थी पेड़ों के लिए, हमने बात उठाई थी अनएम्प्लॉयड, वो लोग जो कि है ना उसी जगह के हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दो और लोगों को मना मत करो उस जंगल से कुछ भी लेने के लिए। जब आप उस जगह का डेवलपमेंट कर ही रहे हो, उस जगह को तबाह कर ही रहे हो, तो उन लोगों को ही उस जगह से लेने दो। तीसरी, हमने इसी जगह पर चिपको मूवमेंट में देखा कि जो लिक्विड थी, जो कि अल्कोहल थी, उसको कंज्यूम करवाना कम करो। ये चीज हमने चिपको मूवमेंट में पढ़ी। दूसरा, हमने दलित पैंथर को देखा। दलित पैंथर में हमने देखा कि आर्म्ड रिवेलियन हो रखा था, लोग हथियारों को ले करके इस लड़ाई को कर रहे थे दलित पैंथर में। तीसरा हमने पढ़ा जो कि हमारा था एंटी अरैक मूवमेंट, जिसमें महिलाओं के बारे में हमने पढ़ा जो कि लिक्विड माफिया के अपोजिट में खड़ी हुई थी। तीसरा, अभी चौथा हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन पढ़ा, जो कि इस डैम को रोकने के लिए पढ़ा हमने। लेकिन इन सब को पढ़ने के पीछे की वजह क्या है, इन सब के पीछे कुछ लेसन्स भी तो हैं, कुछ consequences भी तो इसके निकले होंगे। What was that consequences which is said about some different thing for adopting for following these आंदोलन, these movements in the country? What that was the, तो वो थे क्या आखिर। लेसन फ्रॉम पॉपुलर मूवमेंट, पॉपुलर मूवमेंट से देश को, गवर्नमेंट को और लोगों को सीखने को क्या मिलता है। देखो, इसमें मैंने आपसे सबसे पहले एक बात कही थी, एक सेंटेंस कहा था शुरुआत में इस चैप्टर के शुरू होते ही, कि ये जो मूवमेंट्स हैं ये बताते हैं कि किस तरह से एक एक इंसान को, किसी किसी जगह पर, ग्रुप को परेशानी हो रखी है गवर्नमेंट के डिसीजंस से। तो उन डिसीजंस को काउंटर करने के लिए, उन डिसीजंस को स्टॉप करने के लिए, उन डिसीजंस पे री अंडरस्टैंड करने के लिए ये लोग मूवमेंट्स को करते हैं। और इसी चीज की वजह से हम अमेंडमेंट्स को भी करते हैं। हम समझते हैं कि क्या जरूरी हमें आज है और क्यों है। जैसे कि हमने अभी 226 में नई एक पॉलिसी को, मतलब नया एक अमेंडमेंट अभी लेके आए हैं हम सॉरी, जो कि 2026 में अपनाया जाएगा। उसमें हमने देखा है कि महिलाओं को भी 33% ऑफ सीट्स मिलेंगी और उनको मौका मिलेगा लोकसभा में पार्टिसिपेट करने का फुल टू पे में। तो
महिलाओं की कई महीनों मतलब कई सालों से ये मूवमेंट चल रही थी, तभी तो जाके महिलाओं को मौका मिला ना। लोगों ने समझा, लोकसभा ने समझा, उन्होंने मूवमेंट्स के रेस्पेक्ट करते हुए उनको मौका दिया। तो इस तरह से मूवमेंट्स को समझते हुए समय समय पर कई सारे लेसन हमें सीखने को मिलते हैं। कैसे लेसन? हेल्प टू अंडरस्टैंड बेटर द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिसी। हम समझते हैं कि असलियत में डेमोक्रेटिक पॉलिसी होती क्या है, नेचर क्या है डेमोक्रेटिक पॉलिसी का। बिकॉज द डेमोक्रेसी इज नोन एज द डेमोग्राफी, एंड डेमोग्राफी इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, and population have the rights of liberty and different types of fundamental rights which are going to them as a एज अ पार्टिसिपेंट ऑफ द इंडियन सिटीजन। अब नॉर्मली आप उनको मौका दे रहे हो जीने का क्योंकि आप डेमोक्रेटिक हो, लेकिन अगर आपने नेचर ही बदल दिया और आप अपने आप को डेमोक्रेटिक कह रहे हो तो ये भी तो कोई बात सही नहीं है। तो इसके लिए जब ये बात हो रही है तो हम देखते हैं कि लेसन क्या होता है पॉपुलर मूवमेंट का, कि हम अच्छे से समझ पाते हैं कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आखिर में है क्या। हम इंश्योर कर पाते हैं कि इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन हो, हम डाइवर्स ग्रुप को और उनकी डिमांड्स को समझ पाएं, उनकी डिमांड को समझते हुए उन पर काम कर पाएं। हम सजेस्ट करते हैं न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडियन डेमोक्रेसी। हम सजेस्ट कर पाते हैं नए फॉर्म्स को और एक्टिव पार्टिसिपेशन को, आइडिया को और पार्टिसिपेशन इंडियन डेमोक्रेसी में नए नए लोगों का। इस तरह की बातों को हम समझ पाते हैं और इसके तहत में हम न्यू न्यू फॉर्म्स, न्यू अमेंडमेंट्स और न्यू पॉलिसीज को मेड अप करते हैं, उनको एग्जीक्यूटिव वे से एग्जीक्यूट कराते हैं देश में। नाउ मूवमेंट फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखो ये मूवमेंट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, ये एक पेज है, छोटा सा पोस्टर है, ये आप खुद पढ़िएगा। मैं इसके बारे में थोड़ा सा ऐसे बताऊं कि मूवमेंट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है। 2005 में पहला आरटीआई सबमिट किया गया। उस 2005 के आरटीआई में पीएम की सैलरी के बारे में नॉर्मली पूछा, नहीं सॉरी, पीएम की सैलरी 2019 में पूछी थी। हाँ जी, तो मतलब कि आरटीआई जो था वो केस तो बहुत पुराना था, लेकिन 2005 में एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में जब वो प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ही इस पर साइन किया और इस बिल को कंप्लीट बेसिस पे राइट दिलाया, जिसे कोर्ट में एनफोर्स किया गया था। नाउ हुआ क्या था इसमें, तो देखो राइट टू इंफॉर्मेशन बात क्या कहती कि हमें राइट है, हमें कि हम जान सकें आखिर हो क्या रहा है देश के अंदर। मीन्स कितनी जीडीपी है, ये तो नॉर्मल सी बात है। कितनी पीएम की सैलरी है, ये हमें किसी जगह पर नहीं लिखा गया है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब आप बताओ कितनी पीएम की सैलरी है, ये हमें जानना है। तो दैट इज द राइट टू इंफॉर्मेशन। हमें जानना है कि है ना इस जगह पर इस एक कंपनी ने क्या कमाया है, अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है तो ये जानने का भी हमें हक है। तो ये भी हमारा है राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से जो भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट स्कीम से, गवर्नमेंट मतलब की सिस्टम्स हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना जो कि सिक्योरिटी के बेसिस पे इलीगल ना हो, या फिर सिक्योरिटी बेसिस पे वो जो कि इंटरनल सिक्योरिटी को डैमेज ना करें, ऐसी इंफॉर्मेशन को जानने का हमें हक है। दो द हेल्प ऑफ आरटीआई। ये हम समझ गए आरटीआई के बारे में। अब हुआ क्या था, तो देखो मजदूर किसान शक्ति संगठन जो थी राजस्थान की इन 1990 वांट रिकॉर्ड ऑफ रिलीफ वर्क एंड अकाउंट ऑफ लेबरर्स। इस एमकेएसएस ने राजस्थान की जो थी, इसने कहा कि हमें ये जानना है कि रिलीफ वर्क और लेबरर्स का अकाउंट्स क्या है, आखिर उनको मिनिमम वेजेस मिल रहे कि नहीं मिल रहे, या फिर उनको चकमा दिया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, क्या हो रखा है आखिर। जब उन्होंने ये अर्जी की तब 1996 में फॉर्म किया गया नेशनल काउंसिल फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर एक नेशनल काउंसिल बनाई गई राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए इन 1996। 2002 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया, वॉज कम बट नॉट कम इनटू द फोर्स। वो लाया गया था 2002 में, लेकिन वो एनफोर्स नहीं किया गया था 2002 में। आफ्टर दैट 2004 द आरटीआई एक्सेप्टेड बाय प्रेसिडेंट और असिस्ट इन जून 2005। हमने देखा कि 2004 में आरटीआई को एक्सेप्ट कर लिया गया और प्रेसिडेंट के द्वारा,
और उसे एक्सेप्ट करने के साथ साथ एनफोर्स भी कर लिया गया है जून 2005 में कि अब से जिसको भी जो भी जानना है गवर्नमेंट स्कीम्स या पॉलिसीज या फिर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में वो जान सकता है। अब ये सारी बात हमने इस पूरे चैप्टर में देखी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। चलते हैं अगले चैप्टर में और थोड़ा सा अगले चैप्टर की बातें भी करते हैं। अगला चैप्टर हमें ये आप एक बार खुद ही देखना, ठीक है, मूवमेंट ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगला चैप्टर है हमारा रीजनल एस्पिरेशन। रीजनल एस्पिरेशन, अब हमारी बात आती है जम्मू कश्मीर की। अब हमारी बात और भी ऐसे जैसे महाराष्ट्र की भी बात हम देखेंगे, हम ऐसे कई सारी बातों को इसमें अब देखने वाले हैं। तो इसमें हम रीजनल एस्पिरेशंस क्या थी, उनकी सोच क्या थी, उनकी आकांक्षाएं क्या थी, जो कि वो हमसे जुड़ जाए। Then now we need to know about the regional aspiration and what the values they were want on that time. हम इस बारे में अब बात करेंगे, मीन्स चर्चा करेंगे। तो पहली बात देखो, डिबेट हमने देखा कि जब आज़ादी मिली थी तो डिबेट्स छिड़ी हुई थी, और उन डिबेट्स के पीछे सिर्फ यही बात नहीं थी कि हर कोई आज़ाद होना चाहता है, बल्कि कहीं ना कहीं ये जो बात थी कि इंडिया को तोड़ दो, ये बात अंग्रेजों से ही हमें मिली थी। क्योंकि अंग्रेजों ने जो कहा था, तीन बात हमारे सामने रखी थी कि इफ यू वांट टू जॉइन इंडिया देन यू विल डू, इफ यू वांट टू जॉइन पाक देन यू आर फ्री, एंड इफ यू वांट टू मेक योर own freedom and make your own continent, make your own country, then you are also free. अब तीन बात जो ये थी, उसे देखते हुए हम ये बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उस वक्त में जो राजा रजवाड़े थे वो एक दूसरे के लिए, मतलब एक दूसरे की सीमा को बढ़ाने के लिए, बाउंड्रीज को बढ़ाने के लिए एक दूसरे पे अटैक करते थे, अपने आप को फ्री समझते थे। तो इसलिए कोई ये सब मिल करके एक इंडिया तो बनाने से रहे, इनके लिए तो एक ही उनकी कंट्री है जो कि उनका एरिया है। तो जब इंडिया मतलब ये सॉरी ब्रिटिशर्स ने जब ये बात समझी, तो उन्होंने ये बात समझते हुए हमारी इसी नस को पकड़ने की कोशिश करी, और इसी गलती को पकड़ते हुए उन्होंने ये काम किया था। अब इसी काम की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स भी आई थी, जिससे कि हमने देखा कि कई सारे नवाब नहीं मान रहे थे, कई सारे राजा महाराजा नहीं मान रहे थे। नाउ अब हम ये देखेंगे कि ये सब चीज क्या थी, और कुछ स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में भी जांच पड़ताल भी करेंगे। तो इस चैप्टर में बहुत ही डीपली बेसिस पे बताया गया है। यू विल गो टू द चैप्टर एंड टेक द लुक ऑफ दैट। बहुत इजी वे में आपको सब कुछ बताया गया है, लेकिन उससे पहले ये समरी थोड़ी सी अपन है ना बुक से, मतलब हैंड रिटन नोट से पढ़ते हैं। नाउ वी नो दैट जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ये जो अलग अलग सी थिंग्स हैं जो कि है ना विवाद में बनी थी, मैं डिबेट्स में फंसी गई थी उस वक्त में। नॉर्थ ईस्ट स्टेट ये फंसी थी बिकॉज ऑफ बांग्लादेश। उस वक्त में बांग्लादेश को हमने ईस्ट पाकिस्तान कहा था, तो वो स्टेट फंस गई थी इस जगह पर। दूसरी हमने देखा पंजाब, जिसका कुछ हिस्सा खालिस्तानी कहा जाता है, तो वो भी गया था पंजाब में, वेस्ट पंजाब में। और अगला बचा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को हमने फ्री छोड़ दिया था, लेकिन जब पाकिस्तान ने उस पर अटैक किया था, तब उसके अटैक की वजह से जम्मू कश्मीर डर करके उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो कि भारत का था उस पर साइन किया, और उस पर साइन करने के बाद उसको एक्सेप्ट किया गया। इसलिए जब उसने साइन किया था तो 370V जो था वो वहां पे लगा दिया गया था, लेकिन 370V जो स्पेशल स्टेटस था वो 2019 में, हमें पता है 2019 में मोदी सरकार ने उस स्टेटस को मीन्स रातों रात ही बंद कर दिया, और एक स्टेट और एक यूटी के तौर पर सबसे पहले यूटी बना दिया, फिर अब इसे स्टेट बना दिया गया है हमारे उस एरिया को। तो ये सारी चीज उस वक्त में जो घटी थी, और इस वक्त तक जो कुछ बनती आई है उसके बारे में हम देख रहे हैं। नाउ रीजन्स एंड द नेशंस। रीजन और नेशन उस वक्त कैसे बन के आए थे? देखो, रीजन और नेशन की बात करें तो दोनों ही एक अलग अलग टर्म है। रीजन मतलब अ लोकल एरिया, बट द नेशन इज अ यूनिफाइड एरिया विच वॉज कवर्ड अंडर वेरियस रीजन्स। कई सारे रीजन्स मिलके एक नेशन को बनाते हैं, बट नेशन एक अकेला नेशन होता है जिसकी वजह से उसे पूरी दुनिया में जाना जाता है। नाउ द टर्म इज दैट
वेरियस एस्पिरेशंस उस वक्त थी जो कि सेल्फ ऑटोनॉमी मांग रही थी, स्पेशल ट्रीटमेंट मांग रही थी, लाइक दैट हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट या फिर कहूँ तो ईस्ट स्टेट्स को देखते हैं। ये क्या कह रही थी, ये कहती हम छोटी से हैं, हम इतने इतने मतलब छोटे छोटे से स्टेट्स हैं, इसलिए हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए, क्योंकि हमारी साइड में ज्यादातर आदिवासी हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइबल्स हैं, तो इन सबको डेवलप करने के लिए आपको कुछ स्पेशल देना पड़ेगा। अब ये स्पेशल की मांग कर रहे हैं तो उनके लिए स्पेशल लगा। फिर हम ऐसे इलाकों को देख रहे थे जहां पे कई सारे मतलब कई वक्त से लड़ाइयाँ छिड़ रखी थी, छुपके पाकिस्तान की टेरिटरी से पाकिस्तानी आर्मीज आती थी और अटैक करती थी, उन एरियाज को स्पेशल स्टेटस देना पड़ा, जो कि हमारे भारत का ताज कहलाते हैं हम, जिसे मीन्स क्राउन, ताज मतलब ताजमहल नहीं, क्राउन, ठीक है ना, जो सिर पे पहनने वाला क्राउन होता है ना, जिससे पहनने के बाद राजा या रानी बनते हैं, दैट द नोन एज क्राउन। अब उसकी बात आई तो हम कहते हैं जम्मू कश्मीर को अपना भारत का क्राउन, तो उस क्राउन को लेने के लिए कई वक्त से पाकिस्तान ऐसे मतलब कि जम ऐसे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, और इसलिए है ना, हमने एक प्रोजेक्ट भी देखा था जिसमें पाकिस्तान एक गलियारा बना रहा है, रिसेंट टाइम पे ये डेवलपमेंट पे चालू है, मतलब डेवलपिंग स्टेट पे है। पाकिस्तान एक गलियारा बना रहा है खालिस्तानी के लिए, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के उस इलाके से जाता है जो कि पीओके की टेरिटरी है, उस इलाके से जा रहा है पाकिस्तान में, खालिस्तान का मतलब चाइना से पाकिस्तान में वो वो गलियारा, जिससे कि उनके जो रूट्स हैं वो काफी ज्यादा छोटे हो चुके हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि जो वेरियस एस्पिरेशन थे वो सॉल्व एटोनॉमी चाहते थे और साथ ही साथ में स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते थे, इसलिए वो क्या करेंगे, वो करेंगे आर्म्ड मूवमेंट। कैसे करेंगे, वो आर्म्ड मूवमेंट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अपोजिट, वो खड़े हो जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अपोजिट, और ये ये जो चीज है ये एक तरह से दिखाएगी कि गवर्नमेंट को किसी किसी जगह पर आर्म्ड मूवमेंट को दबाने के लिए अपनी खुद की आर्मी का यूज करना पड़ा, और कई कई जगह पर उनको नेगोशिएट करना पड़ा, उनको समझाना पड़ा, और स्पेशल कुछ उन स्टेट्स को, उन रीजन्स को देना पड़ा। नाउ अब ये सारी बात जब हुई थी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच क्या कहती है, मतलब इसका दृष्टिकोण क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच इन्हीं रीजनल डाइवेशन को कंट्रोल करने के लिए, उनको स्पेशल देने के लिए उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो चलेगा, लेकिन हर एक स्टेट का अपना खुद का मींस कॉन्स्टिट्यूशन में एक हिस्सा है जिसे आप कहते हैं हमारा स्टेट वाइज, जो कि हमारा मे बी जो कि हमारा 152 से 237 तक जो आर्टिकल्स हैं हमारे, वो हमारे कहते हैं हमारी स्टेट पॉलिसीज को, जो कि स्टेट की होती हैं, तो उन सब के लिए वो हमने स्टेट्स को छोड़ दिया कि स्टेट अपनी मर्जी से जो भी चाहे वो उस तरह से कर सकती है और हमें है ना लिस्ट बनाकर देगी। सॉरी। तो इस तरह से उन्होंने अपनी सारी संभावना को इकट्ठा करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन की अप्रोच रखी। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन सेड अबाउट डाइवर्सिटी एक्सेप्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा डाइवर्सिटी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, लेकिन किस तरह से, दो द बेसिक प्रिंसिपल्स विद राइट्स, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को जो हमारे राइट्स को दर्शाएंगे, लाइक 29 और 30। 29 और 30 आर्टिकल क्या कहता है हमें, यह आर्टिकल हमें स्पेशल राइट देता है, दो द एजुकेशन, ठीक है ना, एजुकेशन के लिए, कि हम किसी भी धर्म के हैं तो हम उस धर्म का एजुकेशन सिस्टम को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ये हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स में काउंट अप किए गए राइट्स हैं जो कि डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं हमारे भारत में अगर हम कहें कि ट्राइबल्स के लिए कोई स्पेशल स्कूल्स नहीं क्योंकि ट्राइबल्स को पढ़ाते नहीं, तो ये गलत है। आपने एकलव्य मॉडल पब्लिक स्कूल का नाम सुना होगा, एकलव्य, जी हाँ, जो कि महाभारत का एक कैरेक्टर है एकलव्य है, वो ट्राइबल थे इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा नहीं दी थी। अब गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा ना देने की वजह से उन ट्राइबल को दर्शाने के लिए हमने एक सिंबल का यूज किया जो कि थे एकलव्य, एकलव्य मॉडल पब्लिक स्कूल, जो कि स्पेशली ट्राइबल्स के लिए होता है, और इस स्कूल में ट्राइबल्स ही ट्राइबल्स को पढ़ाते हैं, ट्राइबल्स को गवर्नमेंट देखती है और गवर्नमेंट ही उन सबके ही मतलब उन सबकी पेमेंट भी करती है। ये सिर्फ ट्राइबल्स के स्कूल है। नाउ सेकंड इज द मेंटेन यूनिटी।
अब यूनिटी मेंटेन रखनी है. मेंटेन यूनिटी इज नॉट अ सिंपल थिंग, इट इज अ बिग अप्रोच. इट नीड बिग अप्रोच. इसे बड़ी अप्रोच की जरूरत है, क्योंकि अगर हम यूनिटी को मेंटेन नहीं रख सकते देन वी आर फेल टू मेंटेन द नेशन. हमें नेशन को मेंटेन नहीं रख पाएंगे. फॉर मेंटेनिंग ऑल ऑफ दीज we need to bound all of these with some circumstances. Like अगर हम कहें कि इमरजेंसी ना हो, तो ये जो आर्म्ड रिवेलियन होते हैं ये काफी ज्यादा होंगे, रूइंस हो जाया करेंगे, और एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाया करेगी जिसमें कि हम कहेंगे कि इनको रोका कैसे जाए. वो हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि हम कहेंगे इमरजेंसी है ही नहीं. तो इमरजेंसी नहीं है तो इनको रोके कैसे? पुलिस भी इनको नहीं रोक सकते. अगर पुलिस रोकेगी तो इनके फंडामेंटल राइट्स का हनन बताया जाएगा. तो इस तरह की चीजों को बाउंड करने के लिए, इनको बाउंड करने के लिए भी बनाया गया है. अब ये बैलेंस डिमांड ऑफ माइनॉरिटी, बैलेंस बनाई डिमांड में कि भाई आप मांग रहे हो, ऐसे मत करना कि बिना सर पैर की बात करते हुए कुछ भी मांग लो. ऐसा मांगना जो कि हाँ हम दे सकें. तीसरी बात है इसमें, डेमोक्रेसी अलाउड. डेमोक्रेसी को अलाउड किया. ये तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, टू अडॉप्ट द डेमोक्रेसी. ठीक है ना. सिंस इंडिपेंडेंस के वक्त में हमें अडॉप्ट करनी थी डेमोक्रेसी. नाउ हाउ वी अडॉप्ट इट. नाउ वी नो अबाउट द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि जिस पॉलिटिकल करियर को उस वक्त में लोग कह रहे थे कि ये कीचड़ है, उसी पॉलिटिकल एक्सप्रेशन को उस वक्त में हमारे भारत के नेता कहते कि ये हर एक सिचुएशन, हर एक प्रॉब्लम, हर एक सर्कमस्टेंस से निकलने का एक सॉल्यूशन है. तो हमारे भारत के नेताओं की थोड़ी सी सोच अलग थी, इसलिए हमारा भारत अभी तक एक डेमोक्रेटिक और सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक स्टेट नेशन के रूप में जाना जाता है. नाउ सेकंड थिंग क्या थी, डज नॉट लुक अपॉन द एज एंटी नेशनल. तो उन्होंने कहा डज नॉट लुक अपॉन द एंटी नेशनल, कि हम किसी को भी एंटी नेशनल ना देख लें. एंटी नेशनल देखा तो भैया मार पड़ेगी, समझ जाओ इस बात को. इस चीज पे ध्यान रखते हुए उस वक्त की गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स भी उठाए थे. और हम देखते हैं आज के वक्त में जो कि जो आज के वक्त में हमारे कॉमन एक लॉ बन रहा है, जिसमें बताया गया है कि जो कि नॉर्मल एक्सेशन, या फिर कहें तो मैरिज, डिवोर्स, और चाइल्ड को एडॉप्ट करना, ये सारी जो चीज है ये कॉमन बेसिस पे होंगी, ये कोई धर्म के रिलेटेड नहीं होंगी. तो ऐसी चीज भी मे बी आ सकती है और माइट बी नॉट. लेकिन अगर हम देखना चाहें तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज हमें दिखाएं कि हम लोगों के हाथ में कंट्रोल दे रहे हैं, लेकिन इतना कंट्रोल नहीं कि लोग अपने आप को राजा महाराजा समझने लग जाएं. नाउ एरियाज ऑफ टेंशन. कुछ एरियाज थे जहां पे टेंशन थी. अब किस तरह की टेंशन थी? टेंशन कुछ ऐसी थी कि वहां पे पार्टीशन हो रखे थे, क्योंकि उस एरिया के पार्टीशन के वजह से दिक्कत पैदा थी. जैसे कि बंगाल, जो कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में डाइविशन हुआ, पार्टीशन हुआ. जैसे कि हम कहेंगे वेस्ट में पाकिस्तान, जिसे हम खालिस्तान के हिसाब से पार्टीशन देखते हैं. ऐसे ही कई सारे पार्टीशन देखे हमने डिस्प्लेसमेंट को देखा कि जो लोग नहीं चाहते थे अलग होना, उनको भी अलग होना पड़ा, अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर जाना पड़ा. हमने देखे जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, कि इंटीग्रेशन किस तरह से कितनी प्रॉब्लम के बाद हुआ, कैसे सुकुमार सेन के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई, इलेक्शन कमेटी पे इलेक्शन किए गए, फिर कैसे पूरा का पूरा जो कंट्रोल था देश का, उसकी बाउंड्री बनाई गई और उस पर कंट्रोल किया गया. किस तरह से सारी चीजें हुई, तो उसमें हमने देखी कि किस तरह से 52 डेज का अनशन करते हुए, फास्ट रखते हुए पोटी श्री रामोल्लू अपने डेथ को एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बाद ये पहली स्टेट बनती है इन 1952. दैट वाज द आंध्र प्रदेश, स्पेशली तेलुगु लोगों के लिए. तो यही चीजों ने इन्हीं सर्कमस्टेंसेस को हम कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम बनी थी, ये डिफिकल्टी थी उस वक्त की. हम देख रहे थे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की कमिटी बनाई गई थी. उस कमिटी ने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट को लाई, और वो कमिटी के उस स्टेट के बारे में जांच पड़ताल करने के बाद 1956 में
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो बनाई थी उसने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद स्टेट्स बनना चालू हुई थी। हम देखते हैं मेंटेन डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी को मेंटेन रखना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि आप इस चीज को नहीं मानो। जैसे कि हम देख रहे हैं ऊपर की साइड हमने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए, बट वी इफ वी ट्राई टू फोर्स देम टू एक्सेप्ट द रेस्ट्रिक्शन, देन वी डैमेज द डेमोक्रेसी, वी डैमेजिंग इट। तो हम इस चीज को भी नहीं मान सकते। तो इस चीज को, इन सब बातों को सोचते हुए किसी किसी एरियाज में टेंशन बनने लगी। अब उन टेंशन्स के बारे में देखते हैं। देखो, हम इन सब के सॉल्यूशन की अगर बात करें तो एक तरह के सॉल्यूशन यही है कि हमें सिंपैथी और एम्पैथी दोनों की बेसिस पे सोचना पड़ेगा। सिंपैथी मीन्स हमें उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा, और एम्पैथी मीन्स हमें उसकी जगह पर रखते हुए खुद को फिर सोचना पड़ेगा। नाउ एरियाज ऑफ टेंशन की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने आता है जम्मू एंड कश्मीर। दैट वाज द इशू ऑफ इंडिया, जो कि पाकिस्तान और लोकल्स के बीच में बनता है। क्योंकि जो इशू ऑफ इंडिया था, इसमें क्या होता है, लोकल्स भारत में मानते थे अपने आप को, तो कई बार युद्ध हुए, जिसमें कि हमने एक कारगिल युद्ध के बारे में हम जानते हैं कि 1999 में, आपको याद हो तो एक छोटी सी कहानी प्रसिद्ध है कि 1999 में 6 महीनों के लिए जब बर्फ ज्यादा गिरती है, तब जम्मू कश्मीर के उस इलाके से पाकिस्तानी सोल्जर्स अपनी बाउंड्री की तरफ चले जाते हैं और इंडियन सोल्जर्स अपनी बाउंड्री की तरफ। कोई भी उस जगह पर नहीं रहता। तो लेकिन उस वक्त जब इंडियन सोल्जर्स अपनी जगह पर थे, तो पाकिस्तानी सोल्जर्स ने हमारे इंडिया में अटैक करने की ट्राई की, और इन 1999 परवेज मुजफ्फर के नेतृत्व में उसने कई सारे लोगों को अपने भारत में एंटर करा दिया। लेकिन जैसे ही लोकल्स, जो कि अपनी गाय भैंसों के लिए चारा चरवाने के लिए बाहर निकलते हैं, वो लोकल्स देखते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी एक जगह से, मतलब पाकिस्तान की बाउंड्री को क्रॉस करते हुए हिंदुस्तान में घुस रही है, इंडिया में आ रही है। तो वहीं पर वो लोकल्स ने इंडियन आर्मी की तरफ से जाकर, इंडियन आर्मी को जाकर के सारी बातें बताई। इंडियन आर्मी को लगा कि मे बी दिस इज नॉट अ ट्रू, शायद से है ना कोई लोकल ही होगा जो कि वहां पे फंस गए हो या फिर कुछ ऐसा हो। तो दो लोग उस टीम, मतलब की टीम दो लोगों की टीम वहां पे से निकली, आर्मी से निकली, और आर्मी से निकल के एक मार्शल करने लगी, देखने लगी उस जगह को। लेकिन जैसे ही वो दो लोगों की टीम वापस नहीं आई, तब इंडियन आर्मी गई, और इंडियन आर्मी ने देखा कि सच में पाकिस्तान ने एक ऊंची चोटी पर अपना कब्जा कर लिया है, और उस चोटी जिसका अक्षय चिन्ह, सॉरी, जो कि हमारी इधर जम्मू कश्मीर के इस साइड में कुछ है, इधर की साइड। अब हम देख रहे हैं कि उस चोटी पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तान अपनी एक पावर में है, और वो ऊंचाई का फायदा उठाते हुए हमें, मतलब, दबा रहा था और उस एरिया को अपने कब्जे में लेने ही वाला था। लेकिन हमारे इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छी तरह से सब कुछ मेंटेन करते हुए अपने बलिदान दिया, सेक्रीफाइस किया अपने आप को, और भारत को उस जगह से उन पाकिस्तानीज को भगा करके, उनको मार करके भारत को आजाद करा दिया। तो ये 1919 का केस है, जिसमें हम देख रहे थे लोकल्स ने खुद किसकी मदद की थी, इंडिया की मदद की थी। लेकिन पाकिस्तानी सोचते थे, हर बार पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि लोकल्स पाकिस्तान में ऐड होना चाहते हैं, इसलिए पाकिस्तानी लोकल्स की कई बार मदद लेते हैं। कुछ ही ऐसे लोकल्स हैं जम्मू कश्मीर के जो कि उनकी मदद करते हैं, अदरवाइज ज्यादातर जो लोकल्स हैं वो भारत को ही अपना घर, अपना मुल्क, सब कुछ समझते हैं। नाउ सेकंड इशू इज द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। दैट वाज द Manipur, Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura, etc. That was the East states, and their name is the, especially we can call it, Seven Sisters. तो इसकी क्या थिंक थी? थिंक दे वर नॉट पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने कहा कि भाई, अगर हम ब्रिटिश इंडिया के पार्ट ही नहीं थे, तो हम ये तो कह ही नहीं सकते आप लोग कि हम इंडिया के पार्ट हैं। वी आर फ्री, हम फ्री हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। नो बडी बाउंड अस, हमें कोई भी बाउंड नहीं कर सकता, हम कुछ भी कर सकते हैं, भाई ऐसे ना करें। तो ये बात जब हो रही है, तब हमारे पटेल जी, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गए,
उन्होंने उनको समझाया बुझाया कि भाई आप इंडिया के पार्ट होगे, ठीक है ना, प्यार से समझ लो। लेकिन अगर आप ब्रिटिश इंडिया के पार्ट नहीं थे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इंडिया के पार्ट हो, बड़े इजीली से नॉर्थ ईस्ट को बैठा लिया। फिर नॉर्थ एंड साउथ इंडिया की बात आती है, जिसमें हम देखते हैं द्रविड़ मूवमेंट, जिसमें द्रविड़ मूवमेंट को अपनाया गया। इसमें था क्या, इसमें नॉर्थ दिन दिन बढ़ता जाए और साउथ दिन दिन घटता जाए, मतलब कि ये जो वर्ड है ना सॉरी, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस उस वक्त में रिवेलियन दे रही थी कि है ना, एक मूवमेंट हुआ था द्रविड़ मूवमेंट, उस मूवमेंट के अंदर कई सारे लोग इकट्ठे खड़े हो चुके थे और वो कहते कि नॉर्थ दिन दिन बढ़ता जाए, मीन्स कि जो गवर्नमेंट है वो नॉर्थ के लिए ज्यादा सपोर्टेबल है और साउथ को वो इग्नोर करती है, इसलिए साउथ काफी ज्यादा बैकवर्ड जा रहा है। तो हमें भारत में ऐड नहीं होना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं भारत में ऐड होके खुद के मतलब खुद के बच्चों को, खुद के लोगों को परेशान कर रहे हैं और भारत हम पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमें जरूरत है कि हम भारत से अलग हो जाएं। तो इसलिए नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में ये द्रविड़ मूवमेंट था, जो कि साउथ इंडिया में था। ये डिमांड करता एक सेपरेट कंट्री की, कंप्लीट साउथ को लेकर के। अब ये कह रहे थे, ये नारा लगा रहे थे कि नॉर्थ दिन दिन बढ़ता जाए और साउथ दिन दिन घटता जाए। क्यों? क्योंकि नॉर्थ में ज्यादा तरक्की चल रही है और साउथ में कम तरक्की चल रही है। फिर हम एक और दिक्कत देखते हैं, एक और इश्यू देखते हैं टेंशन का, जो कि था लिंग्विस्टिक स्टेट, सबसे बड़ा इश्यू जो हमारा देखा गया था, जिसमें हमने देखा था कि तमिलनाडु में प्रोटेस्ट हुए थे अगेंस्ट हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। जब हम ऑफिशियल लैंग्वेज मान रहे थे हिंदी को इंग्लिश के साथ साथ, इंग्लिश में कोई कमेंट नहीं हुआ, लेकिन हिंदी में कमेंट होने लगे तमिलनाडु में कि इंग्लिश हिंदी को ऑफिशियल स्टेट नहीं माना जाए। अब ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को नहीं मानो ये बात उठी थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के नेताओं ने उस बात को भी कंट्रोल किया। अब आप देखोगे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ये छोटा सा मैप है, जिसमें कि आज का मैप दिखाया गया है ये थोड़ा, ठीक है ना। नाउ द प्रॉब्लम ऑन द जम्मू एंड कश्मीर, we'll try to understand the situation on that movement, and we are also know about the 1999 Kargil war, about different circumstances and our sacrifices with our sacrifices from the army। हाँ जी, तो अब हम है ना डीपली उन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं जो कि हमने अभी फर्स्ट पेज में देखी थी, जो कि एरियाज ऑफ टेंशन क्रिएट हुई थी। नाउ देखो, लद्दाख जम्मू कश्मीर जो हमारा एरिया है वो सोशली और पॉलिटिकली रीजन में डिफरेंट डिफरेंट है बिल्कुल। क्योंकि हम देखते हैं जम्मू कश्मीर पूरे के पूरे भारत से बिल्कुल ही अलग थलग हो रखा है, एक तरह से हम कह सकते हैं इस बात को। क्योंकि जम्मू कश्मीर में डाइवर्सिटी, जम्मू कश्मीर के अंदर हमें वो सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी जो कि हमारे पूरे भारत में होती हैं, एक अकेले जम्मू कश्मीर में। तो अब ये क्या चीज हो रही है, देखो इधर आप देखोगे 2019 का जो इमेज मैंने आपको बताई थी पिछले पेज में, ये जम्मू कश्मीर का कुछ ये हाल है। अब लद्दाख अलग और जम्मू कश्मीर अलग। नाउ हम देखेंगे जम्मू में क्या था, जम्मू में ये क्या डाइवर्सिटी थी। हिंदू, मुस्लिम और सिख, तीन तरह की कास्ट सबसे ज्यादा वहां पे पाई जाती, जो कि वेरियस लैंग्वेजेस बोल रही है। तो दिक्कत आई कि क्या लैंग्वेज रहेगी, और लैंग्वेज अगर एक रहेगी तो वो एक उनको आए ना आए, और अगर वो एक उनको नहीं आ रही है तो तीन लैंग्वेज क्या पता किसी को आए या ना आए। तो ये कंफ्लिक्ट को एक तरह से क्रिएट करी है, उस कंफ्लिक्ट को सेट करने के लिए फिर प्रॉब्लम हुई। तो जम्मू में इस तरह की डाइवर्सिटी को देखा जो कि कंफ्लिक्ट को बना रही थी। कश्मीर में हम देखते कश्मीरी लैंग्वेज को, जो कश्मीरियत आइडेंटिटी थी, जो कश्मीर के लोग थे वो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई देखो, सबसे ज्यादा कन्फ्लिक्ट का रीजन ये जम्मू क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं हिंदू इंडियन मानते थे, मुस्लिम कुछ थे ऐसे जो कि कहीं ना कहीं इंडिया मतलब पाकिस्तान की तरफ से बोल रहे थे, और सिख वो भी थोड़े बहुत इसी तरह से बोल रहे थे। और लैंग्वेज उनको ये दिखाई थी कि हम हमारी लैंग्वेज को नहीं माना जाए तो मतलब कि हमें ये अपना नहीं माना। लेकिन जो कश्मीर के लोग थे, हम कह सकते हैं कि कश्मीर के लोग अपनी एक अलग आइडेंटिटी को मानते थे। कश्मीर के लोग कभी भी पाकिस्तान को अपना घर नहीं मानते थे, वो कहते थे हम कश्मीरियत आइडेंटिटी को मानते हैं। और कश्मीरियत आइडेंटिटी जो थी वो कहती थी कि वो
वो ज्यादातर पीस को एक्सेप्ट करते हैं, ना कि वॉर को। तो कश्मीर आइडेंटिटी को मानते हुए कश्मीरी लैंग्वेज को बढ़ावा दिया गया कश्मीर के अंदर, इसलिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को नहीं देखा हमने। लेकिन लद्दाख जो कि काफी ज्यादा हिली एरिया है, ज्यादा कोल्ड एरिया है, उस जगह पर हम माउंटेन एरिया को देखते हैं जहाँ पे बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स थोड़े बहुत बसे हुए थे। अब इनमें हम इस जगह पर कोई लड़ाई को तो नहीं देखते क्योंकि वो एरिया ऐसा नहीं है। नाउ हमने सबसे ज्यादा लड़ाई इस एरिया में देखी जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। नहीं, हमने ना कश्मीर और ना लद्दाख में इस तरह की प्रॉब्लम को फेस आउट किया इतने ज्यादा बड़े तौर पर। नाउ second is the roots of problem in Jammu and Kashmir. That was the first thing is that पाकिस्तान सोचता था कि मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा है तो क्या होगा, मुस्लिम किसका साथ देंगी, पाकिस्तान का। पाकिस्तान की ये सोच थी। तो 1947 में जो प्रिंसली स्टेट थी, जो राइजिंग हुई थी हिंदू और हिंदू रूलर्स से, वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट डिमांड कर रही थी। ठीक है ना। हरि सिंह उस वक्त में राजा था। हरि सिंह उस वक्त में जम्मू कश्मीर का राजा था और वो इंडिपेंडेंट रहना डिमांड कर रहा था। ना ही वो पाकिस्तान में रहना चाहता था और ना ही वो हिंदुस्तान में रहना चाहता था उस वक्त में। तब हुआ क्या, जब इंडियन गवर्नमेंट ने सॉरी तब हुआ क्या, जो मुस्लिम पॉपुलेशन की सोच करके पाकिस्तान कश्मीर को अपने कब्जे में करना चाहता, अक्टूबर 1947 में, तब पाकिस्तान ने अपने ट्राइबल्स को सेंड किया, अपने लोगों को वहां पे भेजा कश्मीर में टू कैप्चर कश्मीर, कश्मीर को कैप्चर करने के लिए। लेकिन कश्मीर को कैप्चर नहीं कर पाया। वो क्यों क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उस वक्त में जो हरी सिंह है उसको जब ये बात पता चली तो उसने इंडियन गवर्नमेंट को लेटर लिख के कहा कि we are ready to accept your instrument of accession and we need your help of your army। आपकी आर्मी की हमें हेल्प चाहिए क्योंकि पाकिस्तान ने हम पे अटैक कर दिया है। तो इंडिया ने कहा नीड इंडियन गवर्नमेंट की क्या नीड थी, अब इंडियन गवर्नमेंट की नीड आएगी, साइन इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, साइन करो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे कि आप इंडिया की टेरिटरी को अपना मानते हो। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 में स्पेशल स्टेटस एंड ऑटोनॉमी दी गई जम्मू एंड कश्मीर को, जिसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो एक्सेप्टेबल नहीं था जम्मू एंड कश्मीर में लेकिन कह सकते थे कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा है। नाउ हम देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी भेज दी क्योंकि हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया। अब इंडियन गवर्नमेंट और इधर से जो पाकिस्तानी ट्राइबल्स आए थे उनमें दोनों में भिड़त होती है, दोनों में लड़ाई होती है। और उस लड़ाई के बाद जब इंडियन गवर्नमेंट उस एरिया को जीत जाती है और उन ट्राइबल्स को भगा देती है, मार देती है, तब ये केस पहुंचता है यूनाइटेड नेशन के अंदर। अब यूनाइटेड नेशन क्या कहता है, यूनाइटेड नेशन सबसे पहले कहता है कि जो ये कुछ ट्राइबल्स और हैं यहाँ पर, ये क्या कर रहे हैं, ये लोकल्स को परेशान कर रहे हैं, लोकल्स को डिसह्यूमिनेट कर रहे हैं, तो इनको पहले तो वापस भेजो। फर्स्ट का यूएन काउंसिल ने कि पाकिस्तान इज गो टू पाक फर्स्ट, पाकिस्तान में सॉरी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सबसे पहले वापस जाओ। सेकंड थिंग आई, इंडियन रिमूव दियर आर्मी, दूसरी है कि अब पाकिस्तान के वो लोग अपने घर में वापस चले गए, पाकिस्तान में वापस चले गए, तो अब इंडियंस आप अपनी आर्मी को वापस बुलाओ। और थर्ड थर्ड काउंसिल ने बात उठाई कि उन्होंने सिटीजन से पूछा कि आप किस जगह पर रहना चाहते हो। तो नॉर्मली जो पाकिस्तान उस वक्त सोच रहा था कि अब तो हमारे पास ही आएगा जम्मू कश्मीर, तो पाकिस्तान को जब पता चला कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने कहा है कि वो इंडिया में ऐड होना चाहते हैं, तो पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया। लेकिन उसने इस बात को बिलीव नहीं किया। इसकी वजह से हम देखते हैं कि आज तक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अपने छोटे मोटे टेंट बना करके, छोटे मोटे क्लब्स बना करके बैठा हुआ है और अटैक करता है भारत के अंदर। नाउ इसके इसका एक नोट है जिसमें हम देखें 5 अगस्त 2019 जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के तौर पे हम एक्सेप्ट करते हैं 2019 को। उस वक्त से पहले पहले हम इसको यूटी मानते थे। नाउ ये हमारा हो गया 2019 में एक स्टेट बन गई हमारी। अब जम्मू कश्मीर स्टेट है, लद्दाख हमारी यूटी है अभी भी। जो 370 आर्टिकल था हमारा उसको हमने कैंसिल कर दिया, जम्मू कश्मीर को
हमने पहले तो यूटी बनाया और लद्दाख को भी यूटी बनाया, बाद में हमने जम्मू कश्मीर को एक स्टेट की परिभाषा दे दी। तो इस तरह से हमारा केस पूरा हुआ था जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, ठीक है ना। हरी सिंह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, फिर पाकिस्तान आर्मी एंट्रेंस, फिर पाकिस्तान आर्मी को फाइट की इंडियन आर्मी ने, फिर उसके बाद यूएन काउंसिल में मुद्दा पहुंचा, यूएन काउंसिल ने पाकिस्तान के लोगों को वापस भेजा, इंडियन आर्मी को वापस भेजा और सिटीजन से पूछ करके इंडिया को जम्मू कश्मीर का इलाका दे दिया। ये हमने इसमें देखा। अब हम देखेंगे यहाँ पे पंजाब का। देखो जो पहले का पंजाब था दैट वाज नॉट अ स्मॉल, दैट वाज अ क्वाइट बिग। क्यों क्वाइट बिग, ये देखो आप, उस वक्त के पंजाब में हम देखते हैं, ये पंजाब तो है ही, साथ में हिमाचल प्रदेश भी है, साथ में हरियाणा भी है, दिल्ली का इलाका भी है, थोड़ा बहुत इधर से उत्तराखंड का इलाका जो कि इस साइड में है वो भी इसमें ही है, हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड का इलाका भी है उस वक्त का। तो ये सारा हिस्सा जो इतना बड़ा हिस्सा था वो कौन सा था, पंजाब का। अब क्या होता है देखो, 1920 में 1920 में एक दल आता है जिसका नाम था अकाली दल, ठीक है ना। उसमें कौन पार्टिसिपेट था, उसमें पार्टिसिपेटिंग थे सिख, स्पेशली सिख पार्टिसिपेट कर रहे थे अकाली दल में। उनकी डिमांड थी फॉर्मेशन ऑफ पंजाब सूबा, जैसे हम कहते हैं आज के वक्त में हम देखते हैं स्पेशल खालिस्तान के नाम से कहा जाता है ना, कि खालिस्तान स्टेट है हमारी, कहते हैं ना, लड़ाइयाँ भी छिड़ रखी हैं। तो ये जो डिमांड है, ये डिमांड थी कि हमें एक पंजाब सूबा बनाना है, हमें इन पंजाबी सूबा बनाना है, ठीक है ना, हमें इंडिया में ऐड नहीं होना है। तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट कहता है 1967 से 77 तक अकाली दल जो था वो पावर में आ चुका था। 1967 से 77 तक अकाली दल पावर में आ चुका था और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो चुकी थी देश के अंदर, उस इलाके के अंदर स्पेशली। हिंदू नॉट सपोर्ट देम, हिंदू उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और पंजाबी डाइवर्सिटी इन कास्ट, पंजाबीज की डाइवर्स, मतलब उस वक्त भी डाइवर्स थे और अभी भी डाइवर्स हैं। तो ये डाइवर्सिटी जो थी, ये कुछ डाइवर्सिटी सपोर्ट करती, कुछ नहीं करती। देन 1973 में क्या होता है कि एक डिमांड होती है पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की, जो कि पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की डिमांड की जाती है अकाली दल के द्वारा। और अमेंडर साहिब, आनंदपन साहिब रेजोल्यूशन आनंदपन साहब रेजोल्यूशन आता है जो कि हमसे कहता है कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप रीडिफाइंड होने चाहिए, जिसके बेसिस पे हम बात करेंगे। देखो ये अकाली दल जो है ना, ये एक रेडिकल सोच वाला एक पूरा का पूरा इलाका है, जिसे हम आज भी देखते हैं कि ये अपने आप को इंडिया का हिस्सा नहीं बताता, ये अपने आप को एक खालिस्तान बनाना चाहता है। अब जो खालिस्तान का आपको आज का लीडर पता ही होगा, मे बी आपने देखा होगा उसका चेहरा। तो ये लीडर नहीं, मतलब सबसे पहले जब ये अकाली दल बना था तो इसका कोई और ही लीडर था। उस लीडर ने, कहानी सिर्फ इतनी सी है, अकाली दल बनते ही इन्होंने अपने आप को आजाद करने की बात करी। अब आजादी कैसे होते, ये आजाद होते भारत से दूर होकर के। इन्होंने अपना पूरा ग्रुप बना लिया, कुछ ग्रुप उनके, मतलब कुछ लोग उनके साथ थे और कुछ उनके अपोजिट थे। अब जो लोग अपोजिट थे उन लोगों को पहले ही वार्निंग दे दी थी कि अगर तुम बीच में आओगे और बीच में आकर के भारत की मदद करोगे हमें पकड़वाने के लिए, तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, किसी ने भी अकाली दल के सामने आने की कोशिश करी और अकाली दल को पकड़वाने की कोशिश करता, या फिर अकाली दल की बात नहीं मानते, वो सारे लोगों को अकाली दल जान से मार डालता, उनके घर को बर्बाद कर देता, उनके घर के जो भी सोना चांदी जवाहर जो कुछ भी था उनका, उन सब चीजों को छीन लेता। अकाली दल इतना पावरफुल हो चुका था कि उसने इंडियन गवर्नमेंट, जो कि इस वक्त में आप देख रहे होंगे, डेट को देखें 1973, इस वक्त में कौन थी हमारी पीएम, इंदिरा गांधी। इस वक्त की इंदिरा गांधी हमारी पीएम थी। 1980 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। क्यों ब्लू स्टार हुआ, क्योंकि ब्लू स्टार ऑपरेशन जो था वो स्पेशली डेडिकेट करता था एक सिचुएशन को, दैट वाज अ वेरी सीरियस सिचुएशन, बिकॉज इन दैट सिचुएशन हमने देखा था कि जो खालिस्तानीज थे, जो अकाली दल थी, अकाली दल इकट्ठी हुई और इकट्ठी होके
जो वहां पे अमृतसर के अंदर अमृतसर का टेम्पल है गोल्डन टेम्पल, उस गोल्डन टेम्पल के जो प्रीस्ट थे, उन प्रीस्ट ने अकाली दल के नेता को उसका अभिषेक किया, उसको राजा बताया और उनको कहा कि आप गोल्डन टेम्पल के अंदर रह सकते हैं, अंदर आराम से कोई भी मतलब कोई इंडियन आर्मी आप पे अटैक नहीं करेगी अंदर। इसलिए जो खालिस्तानीज थे उन्होंने उस इलाके को गोल्डन टेम्पल को अपने कब्जे में लेते हुए गोल्डन टेम्पल के अंदर अपने हथियारों को छुपाना चालू कर दिया। उनके जो भी मतलब कि उनके जो भी अ, ऐसे हथियार थे जैसे कि बंदूक, तलवार, भाला, जो कुछ भी था वो सारी चीजें उन्होंने वहीं पर टेम्पल में छुपाना चालू कर दिया। अब टेम्पल में छुपाना चालू कर दिया, टेम्पल में घुसना इतना आसान नहीं था और टेम्पल पे अटैक करना भी इतना आसान नहीं था। लेकिन जब ये दिक्कत ज्यादा बढ़ने लगी ये खालिस्तानीज की, तब ऑपरेशन ब्लू स्टार चालू किया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में एक मिलिट्री ऑपरेशन था जो कि इंदिरा गांधी ने जून 1918 में उसकी एक्सेप्टेंस दी थी आर्मी को। हुआ क्या इसमें? इसमें एक आर्म इंटरजेंसी हुई। खालिस्तानी अपनी तरफ से लड़ रहे थे, मीन्स गोल्डन टेम्पल के अंदर से, और इंडियन आर्मी बाहर से। अब सीधी सी बात है, बीच में आया हुआ गोल्डन टेम्पल डैमेज होगा, वो डैमेज होगा तो उसके साथ साथ क्या डैमेज होगा? लोगों की आस्था, जो कि गुरुवर्स को मानते थे, जो कि सिख सिख गॉड को, सिख लॉर्ड्स को मानते थे, उनकी भी है ना, उनकी आस्था बिगड़ेगी उसकी वजह से। तो इसलिए इंदिरा गांधी के इस एक्ट के बाद इंदिरा गांधी को कई सारे लोग नापसंद करने लगे थे। लेकिन सॉरी, इस एक्ट में जो गोल्डन टेम्पल है उसको एक बेस बनाया गया अमृतसर के अंदर, और इसमें 1000 ऑफ सिख मूवमेंट क्रिएट किए गए इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर। इसके अपोजिट में जब मिलिट्री ऑपरेशन किया गया और इसकी वजह से जब ये अमृतसर का गोल्डन टेम्पल डैमेज हुआ, बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, तो 1000 सिख मूवमेंट्स चालू हो गए थे दिल्ली के अंदर, और वेरियस सिख सफर मिलिट्री पावर, और कई सारे सिख की मिलिट्री पावर से फेस करना पड़ा, उनकी जानें गई, उनको पीटा गया था। बट इन डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, लेकिन जैसे ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट आई इन 2009, ही वॉज सॉलिड टू सिख फॉर ऑल इंटरप्रेशन। अब देखो, सिख को उस वक्त में जब 1980 की इस दिक्कत के बाद, इस ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद अकाली दल के नेता को पकड़ लिया, लेकिन कहीं ना कहीं अकाली दल जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि उन्होंने उन्होंने देश के अंदर ये देख लिया कि देश के अंदर एक आग लगा दी कि गोल्डन टेम्पल को डैमेज किसने किया है? इंदिरा गांधी ने, आर्मी ने। तो ये कौन है? इंडियन आर्मी है। तो इसलिए इंडिया गलत है। और जब लोगों ने, जो सिख हैं, उन्होंने मूवमेंट चालू किए, तो मूवमेंट को दबाने के लिए इंदिरा गांधी सोचने लगी कि अब यही अकाली दल फिर से ना उभरने लग जाए ज्यादा, तो इन सबको दबा दिया जाए। अब इनको दबाना चालू किया गया तो उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, उनको जान से भी मारना, मतलब कभी कभी मार दिया जाता था। तो इसकी वजह से कई सालों तक जो सिख थे वो सफर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, जो कि वे एक पहले पीएम बने, पहले सिख पीएम बने, उन्होंने सॉरी कहा पूरी की पूरी सिख कम्युनिटी को, और उसके बाद से हम कह सकते हैं कि हाँ, सिख कम्युनिटी अब नॉर्मल बेसिस पे अपनी जीवन शैली को अपना रही है। तो ये हमने पंजाब रीजन के बारे में जाना। अब हम जानेंगे, देखो ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा है थोड़ा, और इस चैप्टर में कई सारी ऐसी थिंकिंग है, ऐसे कहानियां हैं जो कि आप खुद बुक से पढ़ोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ना, ये सब आपको बुक में मिलेगा, लेकिन आप खुद कोशिश करना इसे समझने की, ठीक है ना? ध्यान से समझो। नाउ अब आती है प्रॉब्लम इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में। इट नोन एज द इंडियाज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। ये कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट एशिया में जाने के लिए इंडिया का गेटवे। हाउ? सोचो कैसे भाई, कैसे होगा? देखो, हमारा जो इलाका है ये, ठीक है, कौन सा? ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का, सेवन स्टेट्स, सेवन सिस्टर, ये इलाका, इस इलाके में आपको
बे ऑफ बंगाल दिखेगा। जिस बे ऑफ बंगाल से अगर हम बोट में बैठे तो हम बहुत ही आसानी से जल्दी से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और कई सारे ऐसे आसपास के देश उन जगह पर पहुंच सकते हैं, न्यूजीलैंड। तो इन जगह पर पहुंच करके हमें एक डिस्टेंस कवरिंग की हेल्प मिली। तो अब अगर आप कहेंगे कि जो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं ये इंडिया का गेटवे क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी साउथ ईस्ट एशिया के अच्छे द्वीप हैं, साउथ ईस्ट एशिया के अच्छे द्वीप हैं, वो इन्हीं सेवन सिस्टर्स के आसपास के इलाके से निकलते हैं। इसलिए ये जो इंडियाज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया कहा गया है इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को। अब इसमें कौन कौन सी स्टेट्स स्पेशली हैं जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की थी? देखो, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये प्रिंसली स्टेट से कुछ उस वक्त की, जैसे कि हम कहेंगे नाइटहुड स्टेट्स और सामंतवादी व्यवस्था जहां पे चलती थी। 1972 केम एज एन स्टेट। 1972 में इनको स्टेट्स माना गया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में स्टेट माना गया। यहाँ पर देखो सबसे बड़ी दिक्कत पता है यहाँ की क्या थी? नॉर्मली इस नॉर्थ ईस्ट एरिया की, यहाँ के जो लोग थे वो लोग अपने आप को अलग थलग मानते थे, क्योंकि इनकी कल्चर, इनका रहन सहन सब कुछ इतना ज्यादा अलग था, पूरे इंडिया से इतना ज्यादा अलग था कि ये अपने आप को डेवलप्ड ही नहीं मानते थे। ये अपने आप को ट्राइबल्स मानते थे और उस ट्राइबल्स मानने के वजह से ये अपने आप में खुश थे। ये ट्राइबल्स क्यों थे? देखो, हम भारत की बात करें तो इस इलाके में हमारा मॉनसून सीजन होता है। आप अगर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि किस इलाके में डेजर्ट होता है, किस इलाके में आप शॉर्ट ग्रास लैंड को देखते हो, किस इलाके में आप लॉन्ग लॉन्ग ट्रीज के लैंड को देखते हो जिसे हम मॉनसून इलाका कहते हैं। तो इंडिया का जो ये इलाका है ये मॉनसून इलाका है। यहाँ पे मॉनसून नेचर है। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिसे काटना इतना आसान नहीं, क्योंकि आप यहाँ से ग्रीनरी को कभी भी नहीं मिटा सकते, क्योंकि यहाँ पर जो पानी की लेवल है वो बहुत ही ज्यादा होता है। पानी बहुत ज्यादा आता है यहाँ पे, इसलिए ये अपने आप को पिछड़ा मानते थे। इनकी दिक्कत ये थी कि ये अपने आप को ही बांट बांट कर अपने आप को छोटा करने लगे। इस पूरे इलाके को सबसे पहले हम असम कहते थे। धीरे धीरे लड़ाई होने लगी। इन्होंने अपने आप को अरुणाचल प्रदेश, फिर बढ़ चढ़ के मणिपुर, मिजोरम और धीरे धीरे करके हमने देखा मणिपुर और नागालैंड का इलाका बना दिया। और आज भी मणिपुर और नागालैंड के इस बाउंड्री पर लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं। इस बाउंड्री पर जो लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं, इस बाउंड्री की लड़ाइयों ने नागालैंड और मणिपुर की टेंशन क्रिएट कर रखी है। और वो इलाका सिर्फ इतना सा कि मणिपुर उस इलाके पे अपना दावा करता है और नागालैंड कहता है कि दैट एरिया इज आवर्स एरिया। तो यहाँ पे लड़ाई जो छिड़ी हुई है ये क्या बताती है कि ये लोग अपने एरिया को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग अपनी नई नई बस्तियों को बसाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना नया नया स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं। यहाँ एक इतने से हिस्से में हम देखते हैं 1972 में जो असम था वो बदला मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय स्टेट्स उसने 1972 में निकाली। फिर दो स्टेट्स और निकाली इसने, जिनका नाम था मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन 1987 में। यहाँ पर हमने इकोनॉमिक चैलेंजेस देखा, हमने लो डेवलपमेंट को देखा और हमने आइसोलेशन को भी देखा। क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे वो चाहते थे कि गवर्नमेंट उनको परेशान ना करे, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक चैलेंजेस भी थे, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट इतना होना नहीं था। और आप डेवलपमेंट नहीं करोगे तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाओगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा तो लो डेवलपमेंट की वजह से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ना होने की वजह से वहाँ के लोगों को इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। अब उनकी जो डिमांड्स थी इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, वो डिमांड थी ऑटोनॉमी। वो अलग होना चाहते थे इंडिया से, सेपरेशन चाहते थे, ऑपोजिशन ऑफ आउटसाइडर्स। और वो भारत के बाहर से आए हुए लोगों का विरोध करते। अब आप कहेंगे ऑपोजिशन ऑफ आउटसाइडर्स, हाउ इट कैन बी मेड, क्योंकि इंडियन कंट्री है अब, तो आउटसाइडर्स कैसे आ जाएंगे? अब आउटसाइडर्स आएंगे कैसे? जो भी प्राइवेट कंट्रीज थी दैट वाज द नोन एज अ outsiders country, because we know
after the independence, we are not capable to make big industries of technical basis, of different industrial basis. That's why we need the help of the outsiders. तो अब आउटसाइडर्स आएंगे, आ करके वो उस एरिया को साफ करने की कोशिश करेंगे, उस एरिया में डेवलपमेंट करेंगे, उस एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। तो ये सारी चीज उनको क्या शो करेंगी कि आउटसाइडर्स का बढ़ावा हो रहा है, आउटसाइडर्स ज्यादा आते जा रहे हैं, अभी आउटसाइडर्स प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसलिए हमने जो प्राइवेटाइजेशन हो कर रहे थे हम भारत के अंदर इस नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में स्पेशली, तो स्टेट्स अपोजिट होने लगी और कहने लगी हमें आउटसाइडर्स को नहीं चाहिए, इन आउटसाइडर्स को भगाओ। ये प्रॉब्लम हमने यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में देखी। सॉरी। नाउ एकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन। अब हम देखेंगे कि इनका रहना कैसे संभव हुआ एक साथ में, और साथ ही साथ में कि एक देश प्रेम तक कैसे जाके नेशनल इंटीग्रेशन इन स्टेट्स का किस तरह से हुआ। देखो रीजनल इनकी इनकी रीजनल एस्पिरेशन कुछ सबकी, स्पेशल नॉर्थ ईस्ट नहीं, दैट वाज द पंजाब, दैट वाज द जम्मू कश्मीर, दैट वाज द नॉर्थ ईस्टर्न एंड दैट वाज द साउथ इंडिया और साउथ इंडिया टू। तो इनका होता है रीजनल एस्पिरेशन कुछ इस तरह से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के द्वारा। अब इनका रेस्पॉन्ड आता है विद डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन रेदर देन सप्रेशन। अब आप कहेंगे ये क्या मतलब हुआ। देखो कोई लड़ने के लिए तैयार बैठा है, वो आपको उकसा रहा है, वो चाह रहा है कि आप उकसे, और आप उकस करके आप गुस्से में आकर के उससे फाइट चालू कर दोगे तो वो आपसे अलग होगा ही होगा। इस तरह से ये जब कुछ स्टेट्स, कुछ इलाके, कुछ रीजन्स जब लड़ाई कर रहे थे, जब इंडिया के अपोजिट में खड़े हो गए थे, तो इनको इन पे हथियार उठाना एक सिंपल मैटर नहीं था कि हम इनसे बच सके। इसलिए हमने नेगोशिएशन को अपनाया, हमने हमने टैक्टिक को अपनाया। ठीक है, अब ये टैक्टिक कुछ ना कुछ हमारे पक्ष में रही, और इसलिए हमने स्पेशल स्टेटस जैसी चीजों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक देखते आए हैं। आप देखेंगे तो 370 सिर्फ एक जम्मू कश्मीर का नहीं है, 369, 70, 68, दैट ऑल आर द स्पेशल स्टेटस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। आप एक बार अगर देखेंगे ना तो आपको कई सारे स्टेट्स के नाम पर ये स्पेशल स्टेटस को लिखा देकर मतलब लिखे देखने को मिल जाएगा। तो आप देखें, हमने सरपैशन को छोड़ करके हमने नेगोशिएशन को अपनाया, हमने रीजनल इम्बैलेंस को देखा जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट टू द फीलिंग ऑफ रीजनल डेवलपमेंट। मतलब हमने रीजनल इम्बैलेंस को देखा कई कई जगह पर जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। अब ये इम्बैलेंस जो था इसमें कंट्रीब्यूट करने के बाद जो रीजनल थे वो डेवलप होने लगे, वो एक दूसरे के लिए डेवलपमेंट के रास्ते खुलने लगे। ये अपने इलाके में खुद ही कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लाते और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते। हमने देखा फेडरल पॉलिसी यूज फॉर गिव परमिशन टू थिंक फॉर दियर लोकल एरियाज। हमने 3 टायर सिस्टम को देखा है, याद है आपको, जिसमें हमने देखा यूनियन टेरिटरी, आफ्टर दैट स्टेट्स, एंड आफ्टर दैट वे आर नोन एज द पंचायत समिति एंड ग्राम सभा एंड द नगर निगम, नगर परिषद एक्सेट्रा। तो ये क्या कर रहे हैं, हमने 3 टायर सिस्टम बना करके अपनी एक एक सेंट्रलाइज प्रोसेस को अपनाया, और सेंट्रलाइज प्रोसेस में हमने बात करी कि हमने कुछ पावर्स थी, कुछ परमिशन थी जिसके बारे में सोचने के लिए लोकल्स को छूट दे दी कि अगर आपके ये अंडर में बात है तो आप करो, लेकिन कुछ पावर्स को अपने अंडर में ले लिया। अब इसी चीज को हमने क्या देखा, इसी चीज के बारे में हमने जब बात उठाई तो हमने स्पेशल स्टेटस के बारे में देखा, हाँ, जो कि स्पेशली इन लोगों को दिया था। हमने अपने उस उस स्केड्यूल के बारे में देखा जिसमें हमने 3 पार्ट्स में वर्क को डिवाइड किया है, यूनियन टेरिटरीज, एक स्टेट टेरिटरीज और एक कॉन्करेंट लिस्ट। इस तरह से हमने पार्ट को डिवाइड किया जिससे कि ये काम पूरा हमारा हुआ, और हमारे नेगोशिएशंस को संभालते हुए, हमारे नेगोशिएशंस को एक्सेप्ट करते हुए इन स्टेट्स ने भारत के अंदर रहना एक्सेप्ट किया, और आज तक भारत एक
अनडिस्प्यूटेड, सॉरी नॉट अनडिस्प्यूटेड, बट भारत को हम कह सकते हैं कि आज के वक्त भी भारत जो कि एक सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन के तौर पे अपने आप को शो करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस चैप्टर का होता है दी एंड। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर दैट वाज नोन एज द, सॉरी दैट इज नोन एज द प्रेजेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। Okay, now we can again enter in the politics. Take your time first. We will start it soon. हाँ जी, this is the last chapter with the Indian context. अब इंडियन कंटेक्स्ट का ये जो लास्ट चैप्टर है इसको अपन इसको हम देखेंगे विद सम समरी टाइप लाइक दैट। पहले ही आपको इसमें बता दूं कि इसमें होता क्या है, आखिर इसमें स्पेशल क्या है। देखो, इसमें कई सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। हमें इसमें हिंदू और मुस्लिम्स का कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। हमें इसमें स्पेशली बीजेपी किस तरह से अब उभर रही है और कांग्रेस किस तरह से डिमिनिश हो रही है उसकी बात जानने को मिलेगी। नाउ वी स्टार्ट दिस चैप्टर, शैल बी? ओके, देन दिस इज द प्रेजेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स. What the present development? That mean the changes. The development is not at every time is only a development matter. Development is also work as a changes matter within the country or within any of the nature of the area. हम हर वक्त डेवलपमेंट का मतलब एक ही समझते हैं, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब है कि किसी जगह पर किसी चीज को बदल कर कोई नई चीज का उद्गम करना और वो नई चीज हमें प्रॉफिट दे रही है, देन दैट इज नोन एज द डेवलपमेंट। तो इस तरह से डेवलपमेंट वर्ड को, डेवलपमेंट टर्म को हम यूज करते हैं। किसी भी टर्म को, किसी भी वर्ड को सिर्फ एक ही प्रोस्पेक्टस से समझना, ये अपनी सबसे बड़ी गलती होती है। हमें समझना चाहिए कि ये वर्ड्स जो है ना, ये एक तरह से फीलिंग्स को शो करते हैं। लाइक दैट मॉडल्स आर शोइंग योर फीलिंग्स बट हेल्पिंग वर्ब्स आर ओनली शोइंग द टाइम। तो इसलिए हमको है ना, इंग्लिश अगर देखनी है तो हमें फीलिंग्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके हम इंग्लिश को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नाउ इट मस्ट बी नेसेसरी टू सी द all things which happened on the time of that period, that decade in 1990s. देखें, ये जो डिकेट है इन 1980s से 90 के बीच की, इसमें सिर्फ एक ही इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से कुछ चेंजेस आए थे। लाइक दैट ऑन 31st अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी जब अपने घर में घूम रही थी सुबह के वक्त में, तो एक हमने देखा था कि इंदिरा गांधी के वक्त में किस तरह से ब्लू स्टार प्रोजेक्ट चलाने की वजह से कई सारे सिख लोग इंदिरा गांधी के अपोजिट हो गए थे। मूवमेंट्स चल रहे थे, कई थाउजेंड मूवमेंट्स चल रहे थे विद ऑल द कंट्री। अब इसकी वजह से होगा क्या, अपोजिट है सिख लोग। अब इंदिरा गांधी की जो सिक्योरिटी थी ना, उसी सिक्योरिटी में, उनकी सिक्योरिटी गार्ड्स में दो सिक्योरिटी गार्ड्स थे जो कि सिख थे। तो वो उनकी भी सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं हर्ट हुए। तो उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होने की वजह से जैसे इंदिरा गांधी उनके साथ थी और अपने घर में घूम रही थी तो अपने घर के गलियारे में उन दोनों बॉडी गार्ड्स ने इंदिरा गांधी को लगातार 31 बुलेट्स उस पे शूट की और 31 बुलेट्स इंदिरा गांधी को पड़ी और उसकी वजह से वो उसी वक्त वो उनका देहांत हो गया और इंदिरा गांधी का अंत हो गया था उसी वक्त, उसी चीज की वजह, मतलब उस एक इंसिडेंट की वजह से। अब देखो 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी किल्ड। 1984 में इलेक्शन भी हुआ। अब इलेक्शन में कांग्रेस की जीत भी हुई। अब बात होती है कौन पीएम बनेगा, तो इंदिरा गांधी का जो बेटा था राजीव गांधी, उसको पीएम की गद्दी पे बैठा दिया गया। अब इस वक्त में पीएम को उस वक्त मतलब 1984 में इंदिरा गांधी के मरने के बाद काफी ज्यादा सिंपैथी की वजह से, और इंदिरा गांधी फेमस थी इसी वजह से 415 सीट्स मिली थी इंदिरा गांधी के मरने के बाद कांग्रेस को। लेकिन जैसे ही 1989 में फिर से इलेक्शन हुए तो 1989 में वो सीट्स घट के 197 हो गई।
अगर आपको इलेक्शन में जीतना है और अपनी गवर्नमेंट बनानी है, देन यू नीड टू बी गेटिंग द एटलीस्ट 272 सीट्स। तो अब ये 272 तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब कांग्रेस हार गई, और कांग्रेस हार गई तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि गवर्नमेंट ही नहीं बनेगी कोई। तो अब क्या होगा, अब गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन गवर्नमेंट होगी वो कोलिजन गवर्नमेंट, जिसमें एक नहीं कई सारी पार्टीज आएंगी और आकर के अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाएंगी। इन 1989 लोकसभा इलेक्शन होते हैं, कांग्रेस उसमें हार जाती है और उनको 197 सीट्स मिलती हैं ओनली। इसके बाद 1990 डिकेड से ये ठीक है। इसके बाद मंडल मंडल इशू होता है। मंडल आपको पता होगा, बीपी सिंह ने मंडल इशू किया था अपने अपने फायदे के लिए, जिसकी वजह से उसे जिता दिया जाए। ओबीसी को रिजर्वेशन दिया था 27% का, और ये न्यू नेशनल फ्रंट उस वक्त पावर में आ चुकी थी। ठीक है, उस वक्त पावर में आ चुकी थी न्यू नेशनल फ्रंट। सॉरी। और उसी वक्त में 1991 के वक्त में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी आए थे, क्योंकि देश उस वक्त में बहुत ही ज्यादा गरीबी को फेस कर रहा था। कह सकते कि इस वक्त में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, दैट वाज द मनमोहन सिंह जी, जो कि पीएम बने 2009-2014 में। अब उनको हमने 2009 में, अब उनको हमने इस जगह पर देखा कि इस जगह पर मनमोहन सिंह जी ने एक स्टेप लिया, और उनको स्टेप लेने के लिए राजीव गांधी ने कहा, और उन्होंने इस स्टेप के साथ एलपीजी रिफॉर्म को देश भर में लागू कराया, और उसकी वजह से हमारी स्थिति सुधरी थी। नहीं, कह रहे थे कि उस वक्त जो हमारे पास अमाउंट था, उस अमाउंट से भारत सिर्फ 7 दिन का खाना खा सकता था, भारत के अंदर सिर्फ 7 दिन काम हो सकता था। लेकिन जैसे ही एलपीजी अपनाया गया, तो एलपीजी के अपनाने के बाद हमारी जो स्थिति थी वो काफी हद तक सुधर गई, और जो 7 दिन का काम बचा हुआ था, वो जो संकट था कि अब भारत के पास पैसा खत्म होने वाला है, करेंसी खत्म होने वाली है, दैट वाज completely banished after that situation, after that step taken by the मनमोहन सिंह। नाउ अब इकोनॉमिक रिफॉर्म एलपीजी जब ले लिया गया, तो उस वक्त कंट्रोवर्सी तो काफी बनी थी, क्योंकि सबको लग रहा था कि ये गलत किया, एलपीजी रिफॉर्म लेकर के आप लोग भारत के बाहर के लोगों को अंदर बुला रहे हैं, और ये है ना फिर से आकर के कब्जा करेंगे। लेकिन इस चीज को ना लेने के पीछे की वजह, उस वक्त में नेता अपना फायदा देख रहे थे। नेता ये नहीं देख रहे थे कि क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा, वो खुद का फायदा देख रहे थे इस चीज में। देश को फायदा हुआ एलपीजी अपनाने से, लेकिन नेताओं को फायदा हुआ था कि एलपीजी के अपोजिट में बोलने पर। अब इसी वक्त में एक रिलीजियस मैटर भी शुरू हो गया था, डिबेट हो चुकी थी बाबरी मस्जिद पे, जो कि आज के वक्त में हम कहते हैं अयोध्या मंदिर। अयोध्या मंदिर की जो आज नींव रखी जा रही है, वही अयोध्या मंदिर 1990s के वक्त में इस पर जो बाबरी मस्जिद बनी थी, उन पर इशू होने लग गया, क्योंकि हमने सुना है बाबरी मस्जिद बाबर ने आकर अयोध्या मंदिर को तोड़वाया था, और उसके बाद बाबरी मस्जिद को बनवाया था। तो अब बाबरी मस्जिद पे इस्लाम अपना कह रहे थे कि यहाँ पे जो भी कुछ है वो है हमारा है, और कोई अयोध्या यहाँ पे नहीं थी। लेकिन इसमें हो क्या रहा था, इसमें गवर्नमेंट का स्टेप क्या था, गवर्नमेंट इस एक डिबेट की वजह से क्या क्या चेंजेस देख रही थी अपने अंदर। ये जो डिबेट थी, ये 1992 में हो रही थी दिसंबर के अंदर। इसमें सेक्युलरिज्म वर्ड पे एक क्वेश्चन उठा कि क्या सेक्युलर है इंडिया, अगर सेक्युलर है तो बाबरी मस्जिद को नहीं तोड़वाएगा, बाबरी मस्जिद को बने रहने देगा। फिर नेशनलिज्म, कि नेशनलिज्म इंडिया अपना वर्क करेगा या फिर नहीं। और थर्ड था बीजेपी, इस वक्त में रेज हो रही थी बिकॉज ऑफ हिंदुत्व पॉलिसी, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स खेल रही थी, हिंदुत्व के लिए खड़ी हो रखी थी बीजेपी, इसलिए बीजेपी उस वक्त में काफी ज्यादा फेमस हो रखी थी। अब इस डिबेट के बाद ये जो दिक्कत थी, ये इतनी इजी तो दिक्कत थी नहीं, क्योंकि बाबरी मस्जिद और अयोध्या मंदिर के बीच में ये डिबेट चल रही थी। नाउ मई 1991 में इस डिबेट के कुछ वक्त पहले ही राजीव गांधी को भी किसी ने मार दिया, मतलब कि उनकी रैली में कोई एक स्त्री थी, एक फीमेल थी, जो कि आई उनके पैर छूने के बहाने अब एक बॉम्ब अपने साथ लाई थी, और उस जैसे ही बॉम्ब फटा तो राजीव गांधी भी उसी बॉम्ब में मतलब मारे गए, उसी बॉम्ब धमाके में। और ये जो स्त्री थी, ये जो लेडी थी, ये लिट्टे ग्रुप की थी, जो कि श्रीलंका तमिल्स के नाम से प्रसिद्ध है, लिट्टे ग्रुप। इसके बाद नए पीएम आते हैं जिनका नाम था नरसिम्हा राव। ठीक है, नरसिम्हा राव को इसके बाद पीएम बनाया जाता है।
अब आती है एरा ऑफ कॉलिजन। देखो अभी तक हमने एक बात देखी कि 1984 में इलेक्शन बड़े पैमाने पे जीती गई कांग्रेस के द्वारा। 1989 में वो हल्की पड़ गई, कांग्रेस और ज्यादा हल्की पड़ गई। लेकिन जो उस वक्त में कांग्रेस के लीडर थे वो थे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे। लेकिन अब देखो, अब पीएम नरसिम्हा राव आ जाएंगे। तो अब पीएम नरसिम्हा राव मतलब बेटे को अगर इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा तो फिर पीएम नरसिम्हा राव को कहां पे इतना सपोर्ट मिलेगा। इसलिए अब शुरू होता है अगेन द एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट। नेशनल फ्रंट ने अपना कोलिजन गवर्नमेंट बनाया। नेशनल फ्रंट में ऐड हुए जनता दल और अदर रीजनल पार्टीज, अदर एक्स्ट्रास पार्टीज which were add in the नेशनल फ्रंट। अब ये गवर्नमेंट बन गई नेशनल फ्रंट की। अब लेकिन इस गवर्नमेंट में हमने एक चीज देखी कि ये कोलिजन गवर्नमेंट है। किसी भी एक ग्रुप को 1989 के बाद 2014 तक मौका नहीं मिला कि वो अपनी फुल पावर के साथ आगे बढ़ सके। ये देखो आप, इस वक्त में जो सेकुलरिज्म वर्ड है वो सेकुलरिज्म बताया कास्ट नो वार, क्लास नो वार, अमूल बार बार। ये जो आपको अमूल का एड दिख रहा है, ये अमूल उस वक्त में काफी ज्यादा कार्टून बेसिस पे है ना, नॉलेज को प्रोवाइड कर रहा था, कार्टून बेसिस पे शो कर रहा था अपने आप को। इसलिए अमूल आज के वक्त में भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और ये अमूल के कई सारे कार्टून है हमारी बुक में जो कि आपको देखने को मिलेंगे, आप देखेंगे तो। ठीक है ना। अब ये मंडल्स चॉइस, देखो एवरी मंडल्स चॉइस, ठीक है, ये मंडल कमीशन 1991 की बात के ऊपर ये मुद्दा उठाया। नाउ हम ये देखेंगे कि रास्ता बनाते जाओ, ये पॉलिसी के रिलेटेड है कि एलपीजी पॉलिसी रिस्की है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रास्ता तो बनाना पड़ेगा। नहीं यहीं पर अटके रहने से क्या असर पड़ेगा, क्या होगा, आपके पास सब कुछ खत्म हो जाएगा और एक वक्त पे आप यहीं पे अटके अटके खत्म हो जाओगे। तो इसलिए रास्ता तो बनाना पड़ेगा। इसलिए देखिए आप ध्यान से देखोगे तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह आपको दिखेंगे जो कि यहाँ पर सीढ़ी बना करके इस रास्ते पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, देश को इस रास्ते पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एलपीजी रिफॉर्म। ठीक है, ये दो कार्टून बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, आप बुक में देखना, बुक में कई सारे कार्टून है लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कार्टून यूज किए हैं इस चैप्टर के लिए। नाउ अब हमने देखा कोलिजन गवर्नमेंट का एरा चालू हो गया। अब कोलिजन गवर्नमेंट में अलायंस पार्टीज भी आई, कई सारी पार्टीज आई। अब कई सारी पार्टीज आएंगी तो हमने पहले भी देखा था, जैसे कि दादा भाई नारोजी पहले पीएम बने थे 18 महीने के, फिर 7 महीने के जाने 6 महीने के पीएम बने थे हमारे चौधरी चरण सिंह जी। तो इस तरह से हमने पीएम को बदलते देखा था जब एक गवर्नमेंट आई थी इन 1977। ठीक है ना। अब ये चीज क्या दिखा रही थी कि भाई एक गवर्नमेंट जो आ रही है वो कोलिजन गवर्नमेंट है, और कोलिजन गवर्नमेंट का कोई एक लीडर तो है नहीं, कई सारे लीडर्स हैं। तो हर लीडर अपने आप को पीएम के पद पे मानने के लिए विवश है। तो इसलिए हर कोई अपने आप को पीएम समझता है और इसी वजह से देश नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे अलायंस पॉलिटिक्स होने लगी है इस वक्त में। 1989 में राजीव गांधी का दूसरा जब इलेक्शन था उस वक्त नेशनल फ्रंट जीत गई थी। सबसे पहले 1989 में बीपी सिंह की सरकार बनी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी 1989 में, जिसने बीपी मंडल को लागू किया। फिर चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट बनती है, चंद्रशेखर जी नए पीएम बनते हैं विश्व प्रताप सिंह के हटाने के बाद उनको 1990 में। नाउ द न्यू गवर्नमेंट was coming on that time that was the United Front in 1996। फिर इलेक्शन हुए, फिर यूनाइटेड फ्रंट अपने अस्तित्व में आई और यूनाइटेड फ्रंट के जो लीडर्स थे, जो पीएम थे उस वक्त के, उनका नाम था एच डी देवगौड़ा। 1996 में एच डी देवगौड़ा अपने अस्तित्व में आए। सेकंड पीएम इसमें बने थे आई के गुजराल। 1997 में आई के गुजराल अपने नए पीएम बने थे। थर्ड जब इलेक्शन हुआ तो इस यूनाइटेड फ्रंट को ज्यादा समय तक चला नहीं पाए, इसलिए थर्ड इलेक्शन फिर हुए 1997 में, जो कि थी एनडीए प्लस बीजेपी की सरकार। इसमें वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि पूरे वक्त तक पीएम बने रहे थे, इस वक्त में वो पीएम बने थे। और इस वक्त में जब वो पीएम बने थे तो पूरे 5 साल वो पीएम रहे थे और उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ये एक अकेले पीएम थे
जो कि 1989 के बाद पूरे 5 साल का टेन्योर अपना बिता के गए थे। और इसके बाद हम देखते हैं 2004 में और फिर 2009 में यूपीए प्लस कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट बनाती है और मनमोहन सिंह जी इनके पीएम बनते हैं। आफ्टर दैट अब हमने लास्ट देखा 2014 और 2019 का इलेक्शन, जिसमें हमने देखा एनडीए प्लस बीजेपी अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाती है, जिसमें नरेंद्र मोदी बहुमत से जीतते हैं और बहुमत से जीतने के बाद अपनी खुद की गवर्नमेंट में पीएम की कुर्सी को संभालते हैं नरेंद्र मोदी जी। नाउ अब वर्ड्स आते हैं कुछ, ठीक है। पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा जो अस्तित्व है, सबसे बड़ी जो आइडियोलॉजी है, सबसे बड़े जो थॉट्स हैं, वो सारे के सारे इन वर्ड्स से क्रिएट होते हैं। देखो, आप देखोगे